हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। दिख रही है क्या मेरी स्क्रीन? क्या दिख रहा है? हेलो। आवाज़ गई क्या? आ रही है। ठीक है ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, ब्लैक? ये ठीक है। चलो फिर बज़वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं बेसिकली, है ना? थोड़ा सा मैं पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि हाँ। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, बज़वर्ड्स उसका मतलब वही। जैसे कि सबसे पहले बेसिक से डिस्कस करेंगे, डेटा होता क्या है। ठीक है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है। फिर होता है डेटा साइंटिस्ट। फिर होता है एमएल इंजीनियर। फिर होता है एआई इंजीनियर। फिर होता है डीएल इंजीनियर, है ना? तो ये सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे, और फिर थोड़े कंसेप्ट्स देख लेंगे, और फिर एक मॉडल वॉडल बनाते हैं, है ना? अगर देखना है तुमको तो। ठीक है। तो डेटा क्या होता है? एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो डेटा हम जो जनरेट कर रहे हैं आज की डेट में, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले ले लो, 15-20 साल पहले, जो हम डेटा जनरेट कर रहे थे वो स्टोर नहीं कर पाते थे, और ज़्यादा डेटा इतना ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं होता था। इसकी वजह से ये फील्ड इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी। आजकल ये इतनी ज़्यादा फेमस इसलिए हो रही है क्योंकि डेटा इज़ एवरीवेयर एंड इट इज़ बीइंग स्टोर्ड एफिशिएंटली। ठीक है, हमारे पास डेटाबेसेस हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास हार्डवेयर अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से हम डेटा बहुत अच्छे से स्टोर कर पा रहे हैं। अब जब वो डेटा स्टोर हो पा रहा है, इसकी वजह से ये सारे जो रोल्स हैं ये बहुत फेमस हो गए हैं, क्योंकि इनका काम बढ़ गया है और इनका वैल्यू बढ़ गया है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा अब है। और डेटा की वजह से फ़ायदा ये हो रहा है ना कि हम डिसीजंस ले पाते हैं। जैसे क्या होता है, पहले क्या होता था कि तुम कुछ प्रॉब्लम लेके आए हो किसी के पास, कंपनी के पास, या फिर किसी इंसान के पास, वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, है ना? तो एक बेसिक तो यही होता है अभी भी, मतलब देखोगे तो। लेकिन आजकल एक नई चीज़ आई है, आजकल नहीं मतलब 10-15 साल बोल सकते हो, उससे पहले से, जिसने मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज थी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, उन लोगों ने क्या बोला कि यार हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और उसको सॉल्व कर देंगे। उनने कुछ अलग ही सोचा, वो बोलते हैं यार हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो वो बोलेंगे प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करें? तो वो बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, एक्चुअली प्रॉब्लम ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उनने क्या बोला कि डेटा के अंदर जाएंगे, बहुत सारा डेटा उठाएंगे, मिलियंस ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ डेटा, और उसके अंदर प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे जो एग्जिस्ट करती है, और हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चालू हुई थी सारी जर्नी। तो ऐसे मतलब डेटा का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज की डेट में बढ़ गया है। ठीक है। अभी आते हैं डेटा एनालिस्ट पे। मतलब अगर आपको एआई का समझ रहे हैं ना, एआई तक पहुंचना है, तो ये सब पता होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट ये चालू कर दूंगा तो आप ऐसा होगा, जैसे ये ब्रिज है, अगर तुम्हें एक ब्रिज को पार करना है तो ये सारे स्टेप्स लेके ऐसे ही जाओगे ना, धीरे धीरे। ऐसे डायरेक्ट यहाँ जंप मार नहीं सकते। अगर ये पूरा पुल टूटा हुआ है इस साइड का, और यहाँ जंप आ रहा है, तो हो सकता है यहीं गिर जाओ। तो इसलिए पहले ये सब समझना ज़रूरी है। आ, ठीक है। तो अब डेटा एनालिस्ट क्या होता है? डेटा एनालिस्ट इज बेसिकली अ पर्सन हु इज हु हैज़ डेटा ऑलरेडी। अरे एक और चीज़ होती है इसमें, क्या डेटा इंजीनियर लिखा है मैंने इसमें? नहीं लिखा मैंने। डेटा इंजीनियर ये भी होता है। हाँ। तो डेटा एनालिस्ट क्या होता है? डेटा एनालिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जिसको डेटा दिया गया है। ठीक है। अरे यार, कहाँ है? हाँ। सो हेलो, आवाज़ आ रही है गाइस? थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर दो बीच में, ना मेरे को लगेगा कि ब्लैक आउट हो गया है। ब्लैकआउट हो गया है, जो भी है। आ रही है ना? ठीक है। ठीक है, जिनने मिस कर दिया थोड़ा सा, बस मैंने अभी तक इतना बताया कि डेटा का इंपॉर्टेंस क्यों है इतना ज़्यादा, और डेटा, ये सारी फील्ड्स इतनी ज़्यादा फेमस क्यों हुई हैं। ठीक है, जो अभी अभी ज्वाइन करे। तो अब मैं चालू कर रहा हूँ डेटा एनालिस्ट से। डेटा एनालिस्ट क्या होता है? डेटा एनालिस्ट एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन है जिसको डेटा दिया जाएगा। ही ऑलरेडी हैज़ डेटा एंड ही हैज़ टू फाइंड इनसाइट्स ऑन द पास्ट डेटा। इनसाइट्स इसको फाइंड करने हैं। अब ये कैसे करेगा? आपने सुना होगा पावर बीआई का नाम, आपने सुना होगा एक्सेल का नाम। ये सारे टूल्स को यूज़ करता है। और पाइथन का भी नाम, तो पाइथन तो है ही अपने कोर्स में, तो पाइथन ये सब का यूज़ करता है ये। और उससे क्या करता है, जो गिवन डेटा है ना, एक्स वाई जेड, ये ऐसे उसको
टेबल मिलेगी, उसके अंदर इतना सारा डेटा है। तो क्या करेगा वो, इस डेटा को उठाएगा और इसमें से इंसाइट्स निकालेगा जो कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी फॉर द कंपनी, वैल्यूएबल इन्फो फॉर द कंपनी। तो जैसे मैं बात करूँ, अगर कोई कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ, तो उसने क्या किया, एक डेटा दिया डेटा एनालिस्ट को, सेल्स डेटा, सबसे बेसिक एग्जांपल, कि उसने एक सेल्स डेटा दिया, है ना। अब वो सेल्स डेटा के अंदर क्या हो सकता है, सेल्स डेटा के अंदर होगा, लेट्स से कि मेरी सिटी, ठीक है, यहाँ पे कंट्री ले लो, बड़ी कंपनी है, एमएनसी है, कंट्री सिटी, ठीक है, यहाँ पे ले लो, अरे हाँ, कंट्री ले लो, सिटी ले लो, फिर उसके बाद मतलब और क्या हो सकता है, प्रॉफिट ले लो, ठीक है, और आइटम सोल्ड ले लो, मतलब ऐसे बहुत, ये सब ने देखा होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा। तो यहाँ पे कंट्री का नाम है, सिटी का नाम है, प्रॉफिट कितना हुआ, कितने आइटम बिके, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राइट, एक्स वाई जेड और भी बोल लो। तो ऐसा उसको डेटा मिलेगा, ठीक है। अब जो ये डेटा है, ये हम किसको दे रहे हैं, डेटा एनालिस्ट को दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है, ऑलरेडी जो डेटा गिवन है उसमें से एक पावर बीआई की डैशबोर्ड बनाएगा। हाँ, हो सकता है कि जो ये डेटा है इसके अंदर बहुत सारी चीज कमियां हो, अरे यार, ये कोई और ले लो भाई, ये कैसे होता है, आता है किसी को एडमिन देना, अबे यार, स्टार्टिंग में कैसे बनता है, मेरे को तो ऑप्शन ही नहीं आया। अरे यार, चलो कोई ना, चलो फिर उसके बाद ये कंट्री सिटी प्रॉफिट आइटम सोल्ड ये सब अपन ने देखा है ना। तो ये अपन को डेटा अपन लेके आए, और ये डेटा अपन ने डेटा एनालिस्ट को दिया। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर इंसाइट्स लगाएगा, और मतलब पावर बीआई की रिपोर्ट्स बनाएगा। और इसमें इनका क्या रोल है कि एक्सेल में ये सारी चीज़ें लोड कर सकता है और डैशबोर्ड बना सकता है, एक तो चीज़ है। और भी चीज़ें होती है, पाइथन वगैरह हम जब सीखते हैं तो नंपाई पांडास आपने सुना होगा, अगर ये सारी लाइब्रेरीज हैं, जिससे क्या होता है, डेटा क्लीनिंग का एक होता है कंसेप्ट, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा मैनिपुलेशन। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर इस वाली रोज़ में कोई कोई रोज़ खाली है, ठीक है, तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, उसको कैसे अपन ठीक कर सकते हैं। ऐसा तो अपन दो तीन चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हम जाके पहले जिसने अपन को ये डेटा दिया है उसको जाके बोलेंगे कि यार ये डेटा में ये चीज़ें खाली हैं, वो सारी हमको भर के वापस दो, अपने क्लाइंट को बोला जैसे, ठीक है। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, थोड़े मेथड्स होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको बोलते हैं, मीन मीडियन मोड, ठीक है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सारी चीज़ें। तो वो सारे कंसेप्ट यूज़ करके आप ये जो है उसको फिल कर सकते हो, मिसिंग वैल्यूज़ को। जैसे आपने पूरे जैसे अगर ये नंबर वाला है तो आपने मीन ले लिया, और जहाँ जहाँ पे आइटम्स मिसिंग थे वहाँ पे आपने मीन डाल दिया, नहीं तो मोड डाल दिया, नहीं तो मीडियन डाल दिया, तो वो सारे आप मिसिंग वैल्यूज़ के साथ कर सकते हो। इसके अलावा नल वैल्यूज़ भी होती हैं कि नहीं, वो तो मिसिंग वैल्यूज़ ही हो गई। हाँ, डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती है कि क्या हुआ कि ये जो ये वाली एंट्री थी, ये दो बार आ गई, तीन बार आ गई, राइट। तो आप क्या करोगे, वो डुप्लीकेट जो रोज़ हैं, उन लोग उसको आप डिलीट करोगे। ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते ना कि अपना सेम सेम दो बार रिपीट हो रही हो एक ही चीज़। तो ऐसा मतलब बहुत सारे अपन ऑपरेशंस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना डेटा एनालिस्ट करता है। खुद ही उसको देखना पड़ता है डेटा में क्या कमियां है, क्या सही है, क्या मतलब सब कुछ वो एनालाइज करता है। फिर उसके बाद फाइनल जाके एक प्रेजेंटेशन जैसी एक रिपोर्ट बनाएगा, और वो रिपोर्ट को सबमिट करेगा, अपने क्लाइंट को दिखाएगा, जो भी है। क्लाइंट को अगर नहीं दिखा रहा है डायरेक्टली तो अपने किसी ना किसी को बताएगा कि मैंने ये सब बनाया है, अपने मैनेजर को या जिसको भी, और अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करेगा प्रॉपर वे में। हो सकता है कि एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भी बनाए, एक पेज का रिपोर्ट भी बनाए। तो वो सब ये काम करता है बेचारा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, अब एक चीज़ मैंने बोली थी कि जो डेटा है इसको अपन ला के देते हैं किसको, डेटा एनालिस्ट को ला के देते हैं, ठीक है। अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये डेटा आपको अपना ये ला के दे रहा हो, आपकी कंपनी दे दे आपको डायरेक्ट ला के। और हो सकता है कि जो जिसका प्रोजेक्ट है, जिसके लिए सेल्स का डैशबोर्ड है, अपनी कंपनी क्या होती है, प्रोजेक्ट्स लेती है। तो हो सकता है कि ये जिसने प्रोजेक्ट लिया है उसने ये दे दिया हो कि भाई हमारा ऑलरेडी डेटा बना हुआ है, तो ये अपने डेटा एनालिस्ट को दे देना, जिसको भी है, जिसको भी नीड होगी वो करेगा इस पे काम। तो डेटा एनालिस्ट को ऐसे मिल सकता है, लेकिन 99% केसेस में डेटा इंजीनियर का काम होता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। इसको बोलते हैं ईटीएल प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो ईटीएल प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली वो जो डेटा इंजीनियर है ही विल गो ऑल आउट, और जनरली जो ऐसा डेटा होता है जो इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसको
जिसके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रही कंपनी, जो कि स्क्रैप करना पड़ेगा। वेब स्क्रैपिंग अगर नाम सुना है, अगर मतलब वेबसाइट्स पे जा जाके स्क्रैप कर रहा है, तो वो सब काम ये डेटा इंजीनियर करता है। अभी मेरा एक दोस्त है, वो एडिडास में काम कर रहा है एज डेटा इंजीनियर। तो उसका पता है क्या काम है? वो जाता है, अपनी वेबसाइट खोलता है, अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, सारे जो भी वेबसाइट से सारी वेबसाइट खोलता है, उसमें जाता है जहाँ जहाँ पे एडिडास के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। ठीक है। अब वो जाता है और वहाँ पे सिर्फ देखता है कि कस्टमर रिव्यूज़ का है, और उसने वहाँ पे अपना कोड लिख रखा है। उससे क्या होता है, वेब स्क्रैप हो जाता है, और अपन को ये पता चल जाता है कि एडिडास का जो ये वाला प्रोडक्ट है, लाइक शू है फॉर एग्जांपल, जिसका कुछ आईडी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे फिर दूसरा है उसकी आईडी होगी। तो उनके रिव्यूज़ क्या हैं, उनके लिए प्रोडक्ट के लिए सेंटीमेंट कैसे चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, न्यूट्रल चल रहा है। तो उसका काम वो होता है कि वो डेटा जनरेट करता है ये सब चीज़ों से। वो उसका पता है कैसे होगा कॉलम की, जैसे अगर अपन एडिडास का वो जो जनरेट करता है, सॉरी, जो जनरेट करता है उसका ऐसा होता है, जैसे उसने बोला कि आइटम नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली, ठीक है, आइटम आईडी। जैसे शू बिकता है, एडिडास के कितने सारे प्रोडक्ट बिकते बिकते हैं, तो वो सबके आईडीज लिखेगा। फिर उसके बाद वो फिर उसके बाद एक सेकंड, कोई आया फिर से, घंटी बजती है इसमें। अ, हाँ। तो फिर वो क्या करेगा, ये डेटा इंजीनियर की बात हो रही है ना, तो डेटा इंजीनियर ये सब चीज़ें करता है। और आइटम आईडी हो गई, उसने फिर उसके बाद यहाँ पे रिव्यू बताएगा कि 5 स्टार में से कितने स्टार दिए, प्लेटफॉर्म कौन सा था, अमेजोन था, फ्लिप मिंत्रा था, जो भी है, जहाँ जहाँ पे एडिडास के प्रोडक्ट बिकते हैं, उसकी ओरिजिनल वेबसाइट थी। तो ऐसे कर करके उसका डेटा रेडी होगा, समझ रहे हो? अब ये डेटा जाएगा डेटा एनालिस्ट के पास, और डेटा एनालिस्ट इस पे फिर एनालिसिस करेगा। लेकिन डेटा इंजीनियर का काम कितना है? इतना है सिर्फ, डेटा को तैयार करना। और इसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, आई थिंक पाई स्पार्क, हडूप, ऐसे ऐसे अजीब अजीब नाम होते हैं। मैं इस पे ज़्यादा काम नहीं किया हूँ, लाइक मेरे को डेटा ऐसे डेटा इंजीनियर वाले ज़्यादा काम नहीं किया हूँ मैं। तो ये सारा करता है काम डेटा इंजीनियर, ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट समझ गए, डेटा इंजीनियर समझ गए, राइट? अभी आएंगे अपन डेटा साइंटिस्ट पे। तो जैसे अपन ने देखा था ना कि जो आईडी और क्या था, प्लेटफॉर्म, ठीक है, सेल्स और स्टार्स, रिव्यू, जो भी है, ऐसे करके अपने डेटा इंजीनियर डेटा लेके आ गया था। जुकाम क्यों हो गया मेरे को? हाँ। तो ये सारा काम क्या किया उसने, आईडी, प्लेटफॉर्म, सेल्स, सेंटीमेंट और रिव्यूज या जो भी है, ये सब डेटा इंजीनियर ला के दिया। डेटा एनालिस्ट ने भले उस पर कुछ भी काम करा हो, उसने डैशबोर्ड वगैरह बनाया होगा, राइट? अब जो डेटा साइंटिस्ट है उसका काम क्या होता है, क्या होता है इसका, होता है फ्यूचर प्रिडिक्ट करना यूजिंग मैथ्स, बस, यूजिंग मैथ्स। तो आपने देखा कि डेटा एनालिस्ट ने इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करी, राइट? वो आया, उसने पास्ट इवेंट्स को एनालाइज किया, और उसके बेसिस पे उसने अपने डैशबोर्ड वगैरह ज़्यादातर रेडी किए और बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है। अब जो फ्यूचर प्रेडिक्शन होते हैं ना, वो डेटा साइंटिस्ट कैसे करता है? यूजिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, दैट्स इट। तो हाँ, तो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के जो, जैसे अब फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एक्स, सॉरी, वाई इज डिपेंडेंट अपॉन द इनपुट एक्स, ठीक है। इसका ये मतलब है कि y इज डिपेंडेंट अपॉन द इनपुट x गिवन टू द फंक्शन f, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, अभी जैसे फंक्शन मेरा f ऑफ x अगर है, एक सेकेंड, हाँ, अगर मेरा f ऑफ x है एक्स स्क्वायर, तो मेरा y क्या होगा? अगर मैं x को 1 डालूंगा तो y 1 होगा, x को अगर 2 डालूंगा तो y 4 होगा। तो ऐसे करके, ये छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे मैथ्स होती है, ठीक है। तो ऐसी एल्गोरिथम्स होती हैं बहुत सारी अलग अलग, ये तो बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं जो अपन यूज़ करते हैं अलग अलग, जो डेटा साइंटिस्ट यूज़ करता है बेसिकली टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। अ, कौन आया है? हाँ। तो डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है?
डेटा साइंटिस्ट का काम है जो डेटा दिया हुआ है उससे फ्यूचर इवेंट्स प्रेडिक्ट करना। अब फ्यूचर इवेंट्स मतलब क्या हुआ? ये तो बहुत भारी चीज़ लग रही है, भविष्य बता देगा ये। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल है। जो ऑलरेडी पैटर्न्स है ना डेटा के अंदर, उन्हीं के बेसिस पे प्रिडिक्शंस होती है ज़्यादातर। ठीक है। अब डेटा साइंटिस्ट इज नो मोर कंसर्न विद द पास्ट, ही इज कंसर्न विद व्हाट्स कमिंग इन द फ्यूचर। जैसे कि आपकी आईडी नंबर था 1, आईडी नंबर था 2, और इसकी सेल्स थी 10, 20, 30। तो इसका और यहाँ पे डेट थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट थी कि 10 तारीख को इतना बिका, 11th को इतना बिका, 12th को इतना बिका। तो ये छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ, ये एग्जैक्टली बाय हार्ट मत लेना, बट हाँ थोड़ा इंट्यूशन बता रहा हूँ मैं। तो ये 13 हो गई जैसे। अब इसको बताना है कि 13 को सेल कितनी होगी। कुछ इस तरीके का काम होता है डेटा साइंटिस्ट का। ठीक है। अब जो डेटा साइंटिस्ट है ना उसको भी ये सब पढ़ना पड़ता है, एल्गोरिथम्स जो एमएल इंजीनियर को आती है, जो एआई इंजीनियर को आती है। लेकिन हाँ, जो डेप्थ होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हमने मैथ्स तुमने भी पढ़ी है, मैथ्स मैंने भी पढ़ी है, मैथ्स 10th तक के बच्चे ने भी पढ़ी है। और मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन डेप्थ अलग अलग होती है। किसी ने कैलकुलस डिफरेंशिएशन बहुत हैवीली किया हुआ है, किसी ने कैलकुलस डिफरेंशिएशन थोड़ा कम किया हुआ है। तो इनके बीच में भी वही होता है। डेटा साइंटिस्ट थोड़ा सा सारी चीज़ों का राजा होता है, मतलब राजा तो नहीं होता, क्या बोल रहा हूँ। हाँ, डेटा साइंटिस्ट को बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एमएल इंजीनियर इज मोर फोकस्ड ऑन एमएल थिंग्स, यानी कि ये ज़्यादातर मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स पे काम कर रहा होता है। डेटा साइंटिस्ट क्या है, डेटा के साथ भी रिलेटेड है, और थोड़ा सा एनालिसिस का भी इसमें आ जाता है। कई कोई कोई कंपनीज तो डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट में फ़र्क ही नहीं करती हैं। तुम जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो जो डेटा साइंटिस्ट को करना है वो डेटा एनालिस्ट सेम है, ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो वो चीज़ होती है डेटा साइंटिस्ट, समझ गए? आगे मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है यूजिंग दी डेटा, जो डेटा दिया हुआ है अ, उससे प्रेडिक्ट कर रहा है फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है। व्हाट इज अननोन, ही इज कंसर्न विद दैट। व्हाट इज नोन इज कंसर्न, डेटा एनालिस्ट इज कंसर्न विद व्हाट इज ऑलरेडी नोन। एंड डेटा साइंटिस्ट वांट्स टू अनकवर न्यू ट्रेंड्स एंड पैटर्न, आगे से क्या होगा। और वो कैसे करता है? मैथ्स यूज करके, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब। ठीक है। और इसी के अंदर इसका एक्सटेंशन बोल लो या फिर इससे मतलब एमएल इंजीनियर क्या होता है, ये बहुत अ, जो अपन कोर्स वोर्स करते हैं उसमें एआई एंड एमएल लिखा रहता है, राइट? तो यहाँ मैं मिटा के ऊपर बना देता हूँ। ठीक है। बट एक्चुअली में ना ये एमएल कुछ नहीं होता है, सब कुछ एआई है। हाँ, ये आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा है, बट ऐसा ही होता है कि एमएल कुछ नहीं होता है, डीएल भी कुछ नहीं होता है, सब कुछ एआई है। बेसिकली एआई है ये एमएल है, ये डीएल है। ये आप गूगल कर लेना, ये बहुत फेमस चार्ट है, कहीं भी मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एआई, ऐसे लिख दोगे ना गूगल पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एआई, एमएल एंड डीएल, तो ऐसा चार्ट बन के आएगा। अब ये जो है ना, इसका मतलब क्या है कि एआई के अंदर सब कुछ है। ठीक है। एआई इज द सुपर सेट, एमएल इज द सबसेट ऑफ एआई, एंड डीएल इज द सबसेट ऑफ एमएल। इनफैक्ट जो डीप लर्निंग होती है ना, ये भी नाम सुना होगा अगर, तो ये कुछ होती ही नहीं है फील्ड। इट इज जस्ट एडवांस मशीन लर्निंग। बस वो ऐसा है कि लोगों, जो कम्युनिटी थी, एआई कम्युनिटी, उसको लगा कि इसको एक अलग से दर्जा देना चाहिए बिकॉज इसमें और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स यूज़ हो रही हैं। तो इसको थोड़ा सा नाम अलग दे देते, तो डीप लर्निंग नाम दे दिया ऐसा। अब एमएल जानने के लिए पहले ये समझना आना चाहिए कि एआई क्या है। अभी तक सबको समझ आ गया? अभी तक डाउट डाउट है क्या किसी को कुछ? नहीं है? ठीक है। तो एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। इसका बेसिकली ये मतलब है कि मेकिंग मशीन्स, यूजिंग द मशीन्स एंड फीडिंग देम डेटा टू प्रेडिक्ट समथिंग। मतलब अपनी एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को डेटा दिया और उससे कुछ आउटपुट निकाला। कंप्यूटर ने अपने अंदर कुछ कुछ किया और आउटपुट निकाला, तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हम कंप्यूटर को सिखाया और कंप्यूटर फिर हमको फ्यूचर किसी भी चीज़ का आउटपुट दे रहा है, बस इतना सा होता है। अब इसके बीच में जो ये सिखाने का जो तरीका है ना, ट्रेनिंग होती है जिसमें, वो अलग अलग होती है। ठीक है। ये अपन डेटा दे रहे हैं, डेटा से उसको ट्रेन कर रहे हैं, फिर अपन उसको अनसीन डेटा देते हैं जो उसने कभी नहीं देखा। तो सिंस उसको अपन ने ट्रेन किया हुआ है पास्ट डेटा पे, तो वो अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाता है फ्यूचर में अलग अलग चीज़ें। ऐसे ही कुछ समझ सकते हो। ठीक है।
तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमन, और मतलब उनको स्मार्ट बनाना है लाइक ह्यूमंस, ठीक है। जहाँ पर अब इसको अपन ने ऐसा ट्रेन कर दिया कि किसी ह्यूमन की अब ज़रूरत नहीं है इसको, और ये खुद से कर सकता है चीज़ें बेसिकली। तो जो ह्यूमन एलिमेंट है वो अपन हटा रहे हैं, इसको ही एक तरीके से अपन एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बना रहे हैं, है ना। तो वो होता है। अब इसी के अंदर एमएल आता है और इसी के अंदर डीएल आता है। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई। मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, वही कि अपन अपनी एक मशीन है, नाम से ही समझ आ रहा है मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन को अपन चीज़ें सिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा। फिर वो इससे क्या कर रहा है, डेटा को यूज़ करके प्रेडिक्शंस करता है, ठीक है। और डीप लर्निंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मशीन लर्निंग। जो डीप लर्निंग है इज एन एक्सटेंशन ऑफ मशीन लर्निंग। और ऐसा भी बोल सकते हो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एमएल, जो ऐसे मतलब चार्ट में दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी एडवांस एल्गोरिथम्स होती है, थोड़ी एडवांस टेक्निक्स होती हैं जो यूज़ करी जाती है। जैसे आपने सुना होगा न्यूरल नेटवर्क्स का, बहुत फेमस है। तो न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होता है, इट इज़ अ ह्यूमन ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं अपने ब्रेन के अंदर, उससे जो एल्गोरिथम है वो इंस्पायर्ड है। तो वो चीज़ बैकबोन है ऑफ डीप लर्निंग, ठीक है। वो चीज़ यूज़ होती है डीप लर्निंग में, बट हाँ कहीं ना कहीं वो एक्सटेंशन ही है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें परसेप्ट्रॉन पढ़ाया जाता है। और परसेप्ट्रॉन कहीं ना कहीं एक परसेप्ट्रॉन इज जस्ट एन एमएल मॉडल। और जब मल्टीपल एमएल मॉडल्स को मिला दिया जाता है, मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स को, तो इट बिहेव्स लाइक अ न्यूरल नेटवर्क, ऐसा होता है। बट अभी आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। डीप लर्निंग इंजीनियर भी समझ गए होगे, जो इससे इस चीज़ से रिलेटेड है। एमएल इंजीनियर इससे रिलेटेड है, एआई इंजीनियर इससे रिलेटेड है। तो ये सब ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ और करता है, ये कुछ और करता है। अगर आप एआई इंजीनियर बन रहे हो तो आपको मतलब दोनों चीज़ें आती हैं। आप डेटा साइंटिस्ट बन रहे हो तो भी आपको ये सब चीज़ें आती हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। हाँ, और एमएल इंजीनियर बन रहे हो तो आपको एमएल की चीज़ें में कमांड अच्छी होगी, लेकिन आपको पता सब कुछ होगा, कुछ वैसा समझ लो। हाँ, लेकिन जब आप ये वाली साइड आते हो ना, डेटा साइंस, एमएल इंजीनियर, ये जो नीचे वाली साइड आ रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ कुछ आपको डैशबोर्ड्स नहीं बनाने, आपको किसी को, क्लाइंट को प्रेजेंट नहीं करना। अगर आप कंसल्टेंट हो, वो और बड़ी चीज़ होती है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो बहुत ज़्यादा, तो आप हैंडल कर रहे हो डेटा साइंटिस्ट एंड कंसल्टेंट, तो वो थोड़ी एडवांस चीज़ हो जाती है। बट एट द बिगनर लेवल जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो तो आप फिर इसमें डैशबोर्ड वगैरह नहीं बना रहे हो, तो वो सब चीज़ होती है। बट हाँ, आजकल जॉब डिस्क्रिप्शन पे भी डिपेंड करता है, कुछ कुछ कंपनियां बनवा भी लेती हैं अपने डेटा साइंटिस्ट से भी डैशबोर्ड बनवा रही हैं। ज़रूरी नहीं, वो जॉब डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, बट ये जनरल बात बता रहा हूँ मैं कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं एक मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम पढ़ा दूँ अगर पढ़नी है तो, बेसिक लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अभी पूछ लो अब मुझसे, अभी ख़त्म हो गया मेरा, इतना ही था। डिफरेंट रोल्स इन डेटा, और इसके अलावा कोई और बजवर्ड्स रहा हो तो मुझे बताओ, कि मैं उसको ही बताने का ट्राई करता हूँ, मुझे पता है तो। हाँ, एक और है। हाँ, मुझे याद आ गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। हाँ, बोलना बोलना। हाँ, ठीक है, वो बताता हूँ मैं, मतलब इंडस्ट्री में क्या चीज़ें यूज़ होती है, अम, जो आप पढ़ते हो या जो आप सीखते हो फिर, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर बता देता हूँ पहले। जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना, आई थिंक पता ही होगा। अभी जैसे मैं ग्रुप में बार बार बोलता रहता था कि ऐसा प्रॉम्प्ट लिखो, वैसा प्रॉम्प्ट लिखो, तो वही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। बट इसमें ये होता है कि अ, अपने एलएलएम्स होते हैं जो, आप उससे कुछ काम करवाना चाहते हो, राइट। तो उसको आप क्या देते हो, प्रॉम्प्ट देते हो, राइट। प्रॉम्प्ट यानी कि उसको इंग्लिश में लिख के दे रहे हो कि यार मुझे ये, या फिर वॉइस कमांड से दे रहे हो कि मुझे ये काम करके दे। तो एलएलएम क्या, एलएलएम के पास वो चीज़ जाएगी, रिक्वेस्ट, और एलएलएम आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। जैसे कि मेरा असाइनमेंट बना दो। तो वो चीज़ है ये। अब इसमें बस ये चीज़ होती है, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं इस चीज़ में। उनको प्रॉपरली आता है हर एक चीज़ लिखना, एकदम एडवांस तरीके से, कि यार मैं काम कैसे करवाऊँ, इसको कैसे किस तरीके से उसको प्रॉम्प्ट लिख के दूँ मैं, कि वो मेरा काम करे। तो कंपनीज में ये भी रोल आ गया है। सोचो कि एलएलएम से काम करवाना उसका काम है, एंड ही इज़ अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। मतलब आप सब लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो यहाँ पे जितने भी बैठे हो। तो कुछ ऐसा होता है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने बोला वाह यार, ऐसा होता है क्या। ये तो मैं घर पे खुद ही कर रहा हूँ इतने सालों से, 1 साल के ऊपर से बैठे बैठे।
तो मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर हूँ, मतलब मुझे पता ही नहीं था। तो फिर ये सब होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। हाँ, अब बोल रहे थे काम क्या होता है। देखो, काम तो डिपेंड करता है अपॉन द इंडस्ट्री और कंपनी। अब अगर मैं एक इंडस्ट्री की बात करूँ, हेल्थ केयर, ठीक है। अगर आप डेटा एनालिस्ट हो तो आपके पास क्या आएंगे, क्या बोलते हैं, पेशेंट के रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। पेशेंट के रिकॉर्ड आया है, किसको क्या बीमारी है, क्या कुछ है, तो उसको अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनाया तो आपको बोलेगा यार हमारे पास जो, अब क्या होता है, हेल्थ केयर है, तो हेल्थ केयर मतलब कोई हॉस्पिटल होगा, ठीक है, या कोई इससे हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ कंपनी होगी या कुछ वैसा। तो अम, वो क्या चाहेंगे कि हमारे पास कम पेशेंट्स आए कि ज़्यादा पेशेंट्स आए, बताओ सब लोग। ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट होगा, जितने लोग बीमार होंगे और जितने लोग उनके पास आएंगे। तो डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, डेटा एनालिस्ट ये देखेगा पूरे डेटा में से कि यार ऐसी कौन सी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जैसे ज़ुकाम के लिए सबसे ज़्यादा आते हैं, या फिर और क्या चीज़ होती है, जो भी होती है यार, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। हाँ, फीवर हो गया, खांसी हो गई, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो पूरा डेटा निकालेगा। एक डेटा एनालिस्ट का काम कुछ उस तरीके का हो सकता है हेल्थ केयर में। अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें कस्टमर चर्न एनालिसिस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कि कस्टमर जो है वो, चर्न मतलब होता है बेसिकली छोड़ के जाना। तो टेलीकॉम मतलब जियो, एयरटेल, ये सब हो गई। तो इनके में क्या होता है कि बहुत सेंसिटिव होते हैं कस्टमर, कि अगर तुमने 10 रुपये का रिचार्ज का कॉस्ट बढ़ा दिया ना, 10 रुपये, 15 रुपये, तो टेलीकॉम वाले जो कस्टमर्स होते हैं वो बीएसएनएल पे शिफ्ट हो जाएंगे कि वहाँ सस्ता मिल रहा है, या फिर बीएसएनएल ने सस्ता कर दिया तो जियो के कस्टमर चले जाएंगे, और इससे बहुत हैवी लॉसेस होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग देख, इनको पता लगाना होता है कि कौन से कस्टमर पोटेंशियल चर्न है, कि हो सकता है कि छोड़ के चले जाए, अगर हम डेटा को देखें, प्रीवियस डेटा को। तो टेलीकॉम में कुछ इन ऐसा कुछ रिलेटेड काम होता है। तो ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री है। अब इसके अलावा बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी होता है, कस्टमर चर्न हो जाता है। कस्टमर चर्न मतलब कि तुमने फिक्स डिपॉजिट, या फिर लोन का ले लो, हाँ, लोन डिफ़ॉल्ट का, वो ज़्यादा इजी है। तो इसमें लोन डिफ़ॉल्ट का एक होता है कि मैं, एक बंदा है, उसको लोन दूँ कि नहीं दूँ, करेक्ट। तो लोन दूँ कि नहीं दूँ, वो कैसे, क्या पता चलता है, उसका क्रेडिट स्कोर होता है और उसकी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एनालाइज करना पड़ता है, राइट। तो वो सारा काम होता है कि यार हमारी अगर लोन इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, डिफ़ॉल्टर है, तो आगे चल के पैसे हमारे डूब जाएंगे बैंक के। तो ऐसे लोग को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पास डेटा, और उनको नहीं दिया जाता है लोन, ठीक है। और ये एक्चुअली में होता है कि उनको फिर लोन नहीं देते हैं, कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और ये सारा एनालिस्ट काम करता है। और एक और होता है कि एफडी, फिक्स डिपॉजिट बढ़ाने हैं। अब जब फिक्स डिपॉजिट बढ़ते हैं ना, तो एक फिक्स डिपॉजिट और लोन, लोन उनको देना है जिन जो पैसे वापस लौटा सकें, ठीक है। क्रेडिट कार्ड उन लोग को देना है जो पैसे वापस दें। तो ऐसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो अच्छे हों। तो ऐसा कुछ काम हुआ। एफडी क्या है, एफडी से डिपॉजिट बढ़ते तो लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है बैंक की। अगर फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा है ना किसी बैंक के पास, तो वो लैंड भी ज़्यादा कर सकता है। आरबीआई का रूल होता है कुछ, ऐसा कौन सा रिजर्व रेशियो होता है, वो कोई रिजर्व रेशियो होता है, भूल रहा हूँ मैं नाम। बट हाँ, ऐसा रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास वो रेशियो है तो तुम ज़्यादा लैंड कर सकते हो, और वो उससे कम है तो तुम लैंडिंग नहीं कर सकते। लैंड ज़्यादा करोगे तो तुम इंटरेस्ट ज़्यादा कमा पाओगे, तो बैंक को फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही अब एनालिस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा कि यार वो फिक्स डिपॉजिट कैसे बढ़ाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग काम होते हैं। अभी जैसे कोई डेटा इंजीनियर है फॉर एग्जांपल एसबीआई में, तो वो पता क्या करेगा, वो जाएगा और बिहेवियर बिहेवियर वाइज ढूंढेगा कि मेरा ये वाला कस्टमर है, मैं इसके ऊपर डेटा बनाता हूँ। क्योंकि वो, उसका डेटा इंजीनियर का काम क्या है, डेटा लेके आना। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स ढूंढेगा अलग अलग कंपनीज के, जा जाके इधर उधर हाथ पैर चलाएगा अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज से। हमारे कस्ट जो हम लोग कुछ खरीदते हैं, स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं, अमेजोन से डेटा लेके आएगा, कहीं कहीं से डेटा ढूंढ ढूंढ के लाएगा, और पोटेंशियल कस्टमर ढूंढेगा जो एफडी खरीद सकते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा एप्पल के फ़ोन खरीद रहा है बंदा, या फिर, तो उनको जाके बोलेगा कि हमारे जगह इधर से ये ले लो, क्या बोलते हैं, लोन ले लो अगर तुम्हें अगली बार चाहिए तो ऐसे ऐसे लोगों को वो पिच करते हैं। और वो पिच कौन करेगा, सॉरी, जो डेटा को है ना लेके आएगा, वो डेटा इंजीनियर लेके आएगा। अब वो प्रिडिक्ट कौन करेगा कि कौन सा बंदा लोन ले सकता है, लोन नहीं ले सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो डेटा साइंटिस्ट करेगा प्रिडिक्शन। और डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, जो डेटा आया हुआ है सिर्फ उसके ऊपर कुछ पावर बीआई की रिपोर्ट बना देगा, या फिर जो डेटा ऑलरेडी है उसमें से इंसाइट्स ढूंढ के लाके देगा। ऐसा, समझ गए? तो इतना मज़ेदार होता है ये।
और इसके अलावा कुछ था क्या गाइस? इंगेजिंग रखो यार, पूछ लो मुझसे जिसको जो पूछना है, शर्माओ मत। बिग डेटा का मतलब कुछ नहीं होता है। अब एक बात बताओ, एक्सेल वर्सेस डेटाबेस, पता है ये क्या है? एक्सेल में जो लिमिट होती है वो 10 लाख रोज की होती है, इससे ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। और डेटाबेस में क्या है, लिमिट नहीं हो, ये क्या आ रहा है बे? एंटर पिक्चर ऑटोमेटिक अलाउ दिस टाइम। ठीक है। हाँ, तो डेटाबेस में क्या होता है, 10 लाख प्लस भी आप स्टोर कर सकते हो। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, याद रखना है। जनरली पूछ लिया जाता है कि तुम डेटाबेस को यूज़ कर रहे हो, जब हमारे पास एक्सेल है ऑलरेडी, इसमें हम रोज़ और कॉलम्स में तो सेव कर सकते हैं, बढ़िया चल रहा है सब, तो हम फालतू एक डेटाबेस क्यों सेटअप करें। तो ऐसा होता है कि 10 लाख प्लस हम रोज़ और डेटा का जो भी है स्टोर कर सकते हैं। बिग डेटा में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जितनी भी रोज़ और कॉलम है वो बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ बिग डेटा। ठीक है। इतना ह्यूज डेटा है कि अब वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है, तो उसको बस बिग डेटा बोल देते हैं। और ये बिग डेटा नहीं होगा 10 लाख से, ये इसको बिग डेटा नहीं बोलते। और ज़्यादा होना चाहिए। और बिग डेटा पे काम करने का मतलब क्या होता है, जो बंदे बिग डेटा पे काम करते हैं ना, वो थोड़े उनको थोड़ा एक्सपीरियंस इस चीज़ का होता है कि यार इतना बड़ा जो डेटा है उसको हैंडल कैसे करना है। कि अगर मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ तो मैं भी हो सकता है कि बिग डेटा पे काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे हैंडल करने आना चाहिए। मुझे पहले, जैसे 50 लाख रोज़ हैं या 1 करोड़ रोज़ हैं, तो इतना बड़ा डेटा मिल जाएगा तो मेरा कंप्यूटर ही ख़राब हो जाएगा, लोड ही नहीं होगा डेटा। तो मैं क्या करूँगा, 10-10 लाख रो करके 10 बार उसको लोड करूँगा। कुछ इस तरीके से चीज़ें यूज़ करके करके अपना काम करवाऊँगा डेटा से। समझ रहे हो? और पूछ लो। हाँ। और कुछ? नेक्स्ट, ठीक है। चलो कुछ बना के देखते हैं। देखो मॉडल जैसे मैंने तुम्हें अभी इतनी सारी चीज़ें बताई ना, वही सब यूज़ होती है एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो अगर तुमने ध्यान से सुनी होगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा इजीली। और मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ विदाउट, हाँ। ये है गूगल कोलैब। हाँ। इंस्टॉल कुछ नहीं होता है, बस जाओ यहाँ पे और यहाँ लिखो गूगल कोलैब, सीधा ये आ गया। इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। और एआई रिलेटेड चीज़ें आप इस पे कर सकते हो, मॉडल वगैरह ट्रेन कर सकते हो। इसमें आपको रैम और डिस्क मिलती है, ये देख रहे हो, 12 GB रैम और 107 GB की स्टोरेज मिली हुई है। तो कर सकते हो, इसमें लोड करोगे डेटा तो 12 GB से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला यूज़ कर रहा हूँ इसमें दूसरा रन टाइम भी होता है। ये सब भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, जीपीयू यूज़ कर सकता हूँ, अभी मैं सीपीयू यूज़ कर रहा हूँ जैसे। तो ये सब हो सकता है। ठीक है, एक बढ़िया एक बेसिक सा। अभी जगह अपन ने देखा, अच्छा मैंने वो नहीं पता पता है ना, लीनियर रिग्रेशन, हाँ रुको रुको वो बता देता हूँ। एल्गोरिथम बता देता हूँ फिर। बहुत बेसिक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मशीन लर्निंग। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन आता है किसी को? पढ़ा किसी ने? पता है ना, ठीक है। हाँ तो देखो, अब अपन बात करते हैं मशीन लर्निंग की। तो मशीन लर्निंग में ना बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती हैं। तो उसमें हम करते क्या है, हम प्रेडिक्शंस करते हैं। ठीक है, कि क्या होगा, कौन सा हमारा डेटा यूज़ करके। ठीक है, बस यही होता है। डेटा यूज़ करेंगे और प्रिडिक्शंस करेंगे, डेटा यूज़ करेंगे, प्रिडिक्शंस करेंगे। यही काम होता है मशीन लर्निंग में। और यही एआई है। एआई, बहुत सारी चीज़ें और भी होती है एआई में, बट एआई के अंदर जो मशीन लर्निंग वाला पार्ट है उसमें यही होता है। अब जो आपने चैट जीपीटी वगैरह देखते हो ना, ये जो एलएलएम्स हैं, दीज आर ऑल्सो एडवांस मशीन लर्निंग मॉडल्स ओनली, जिनको जो डीप लर्निंग के अंदर आते हैं, जिनको ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल बोला जाता है। ठीक है। तो यही मतलब मैं बोल रहा था ना, एडवांस चीज़ें किस में होती हैं, डीप लर्निंग में होती है। लेकिन जो बेसिक्स होता है वो मशीन लर्निंग में होता है।
हाँ, लेकिन अपन मशीन लर्निंग भी यूज़ करते हैं आज की डेट में। कम यूज़ होती है इंडस्ट्री लेवल ग्रेड की चीज़ों पे, यानी कि अम, जो जिस चीज़ों से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना आजकल, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ही यूज़ होगा ऑफ कोर्स, है ना। तो ये थोड़ा सा पुरानी टेक्नोलॉजी बोल सकते हो आप मशीन लर्निंग को, लेकिन हाँ, इसका ऐसा नहीं है कि ये रिप्लेस हो चुकी है पूरी तरीके से। इसको भी यूज़ किया जाता है जहाँ पे डेटा का अवेलेबिलिटी कम होता है, क्योंकि जो डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं उनको डेटा चाहिए, वरना वो अच्छा काम नहीं करते। ऐसा एलएलएम्स भी आपने देखा होगा, 70 बिलियन पैरामीटर्स, 600 बिलियन, 500 बिलियन, पता नहीं 500 मिलियन, इतने इतने डेटा पे ट्रेन होते हैं वो पैरामीटर्स पे। तो वो है कि मशीन लर्निंग को इतना डेटा ज़रूरत नहीं है, डेटा की इसको भी ज़रूरत है, बट कंपेयर करोगे आप डीप लर्निंग से तो इसको बहुत कम चाहिए डेटा। ठीक है, तो हम प्रेडिक्शंस करते हैं। अब प्रेडिक्शंस दो तरीके के हो सकते हैं। प्रेडिक्शन हो सकता है पहला, क्लासिफिकेशन, और एक रिग्रेशन। ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले वो बताओ। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मेरे को डेटा मिला है, और मेरा जो आउटपुट है उसमें यह है कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी। ठीक है, या फिर मे बी, समझ रहे हो। मतलब अपना आउटपुट एक नंबर नहीं है, होगा या नहीं होगा इज अ केस। ठीक है, तो वो सारी, अरे यार ये लिखे रहने देता हूँ। वो सारी चीज़ें क्या होती है, क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। अब इसके अंदर ही एक बहुत फेमस चीज़ होती है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, येस और नो, यानी कि दो आउटपुट हो सकते हैं, या तो हाँ या तो ना, होगा या तो नहीं होगा। लेकिन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी होता है, जो मैंने ऊपर लिखा नहीं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, येस नो मे बी, बहुत सारी चीज़ें, समझ रहे हो। येस हो गया, नो हो गया, मे बी हो गया, और जो भी होते हैं चीज़ें। तो कुछ ऐसा होता है। और रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में वी हैव कंटिन्यूस वैल्यूज दैट वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट। कंटिन्यूस वैल्यूज, तो कंटिन्यूस वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जैसे मेरा डेटा है मेरे पास, और मेरे को जो प्रिडिक्ट करना है वो है कि 1 2 3, 2.4, 3.1, 4, 3.7, मतलब ये मेरा आउटपुट होता है। जैसे अब मैं इन दोनों का एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। बहुत सिंपल, एक चीज़ इमेजिन करो कि तुम आईआईटी में बैठे हो आईआईटी दिल्ली में, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, और भी बच्चे बैठे हैं, तुम भी हो, और कैंपस ड्राइव आ रही है, कैंपस आ रहा है, ठीक है। और तुम्हारी ड्रीम कंपनी है फेसबुक, वो भी आ रही है। तो हुआ क्या वहाँ पे, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन लोगों ने डेटा निकाला बच्चों का। ठीक है, बच्चों का डेटा निकाला, तो बच्चों का डेटा में क्या है, आईक्यू, सीजीपीए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी कंसिडर करे जा रहे हैं, और यहाँ पे नाम ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई। अब आईक्यू क्या होगा, बंदे का 150 के आसपास हो सकता है, मैक्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ 80, 70, 40, 30, ऐसा करके अपन ने आईक्यू लिख लिया। और सीजीपीए क्या हो सकता है, उसने कॉलेज में, आईआईटी दिल्ली में 2 साल की डिग्री में कितना, मतलब ओवरऑल उसका ग्रेड था। तो वो आउट ऑफ 10 होगा, तो 8.1। 80 वाले ने 8.1 स्कोर किया, 70 वाले ने 7.4 किया, 40 वाले ने किया 7.8, 30 वाले ने ठीक ठीक कर, नहीं 30 वाले ने किया 6, ऐसा कुछ अपन ने ले लिया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब एक क्लासिफिकेशन सिनेरियो में क्या होगा, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि इसका प्लेस्ड होगा कि नहीं, मतलब जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं या फिर जो भी लोग हैं, उनने ये सारा डेटा दिया, और हमको बताना है कि इसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने पास डेटा को देखा और मैंने बोला हाँ इसका हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, इसका हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, कुछ ऐसे करके मैंने बता दिया। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ पैकेज, कि इस बंदे का इतना आईक्यू, इसका इतना सीजीपीए, इसका पैकेज कितना होना चाहिए, तो
ये क्या होगा, एक टर्म, ये जो नंबर होगा एक, ये यस और नो नहीं हो सकता कि आई क्यू सी जी पी ए 80 81 दिया है, पैकेज कितना होगा तो मैं बोलूँ हाँ, ये गलत आंसर है। तो उसका पैकेज का कुछ एक नंबर होगा, जैसे मैंने बोला 3.7 एल पी है, 4.2 एल पी है, 6.1 एल पी है, राइट। तो ये सारे नंबर्स होते हैं, तो ये रिग्रेशन होता है बेसिकली। वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कंटिन्यूस वैल्यूज। ठीक है। तो ये होता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये चीज़ होती है, समझ गए। अभी बजा था ये, कहीं से दिख, कहीं और से दिखता है क्या? अच्छा, बंदे ने छोड़ा है। लॉल। ठीक है, तो ये होता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस। अभी हम अगर जो एमएल मॉडल बनाएंगे, ठीक है, उसमें मैं यूज़ क्या करूँगा, रिग्रेशन का यूज़ करूँगा। कौन सा? लीनियर रिग्रेशन। अब एमएल मॉडल यूज़ करने से पहले तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं पूरा मैथ्स के पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैथ्स के पीछे जाऊँगा तो लंबा हो जाएगा थोड़ा, या समझ नहीं है मैथ्स, तो मैथ्स भी बता सकता हूँ मैं। बताओ सब लोग। और ये सबसे बेसिक मैथ है इसकी, मतलब जो हम यूज़ करते हैं। बट चलो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं एग्जांपल, हम आई क्यू ले रहे हैं, या फिर हम अभी सिर्फ एक्स वाई लेके चल रहे हैं, एक्स एंड वाई। लीनियर रिग्रेशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जिसमें अपन, in which with the help of independent variables we try to predict the dependent variable। ठीक है। अब इसका इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, इतना इजी है ये। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम आई क्यू सी जी पी और वो सारी चीज़ों का यूज़ करके वाई प्रेडिक्ट करते हैं। ये होता है इसका मतलब। हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको एक्स बोला जाता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको वाई बोला जाता है। ठीक है, ये एक जनरल यूज़ किया जाता है टर्म, कि एक्स अपन सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को बोलेंगे और वाई अपन अपना डिपेंडेंट वेरिएबल को बोलेंगे। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है अपना, कि पैकेज कितना लगेगा। और अपन सिंस अपन रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो अपन येस नो की बात नहीं कर रहे हैं, अपन एक नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो नंबर होगा वो हमको प्रिडिक्ट करना है। अब सोचो अपने पास ये डेटा है, ठीक है, ये अपने पास डेटा है कि एक्स है, जैसे अपने पास 10 20 30 40। वाई क्या है? वाई 15 25 35 45, कुछ इस तरीके का है। तो अगर मैं इसको पॉइंट को प्लॉट करूंगा तो ये ऐसा होगा 10 15। मैं इसको बना लेता हूँ, चलो 10 20 30 40। और गाइस किसी को लग रहा है कि एआई नहीं बता रहा हूँ मैं, तो ये एआई ही है, लेकिन ये बहुत बेसिक है और कुछ ऐसा ही होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, अपन को मॉडल्स ही बनाने होते हैं एट द एंड। और जो आप अभी देख रहे हो ना, डीप चैट जीपीटी हो गया, वो सब आपको पढ़ाएंगे तो वो बहुत आगे की बात है। शुरू में आपको ये सभी पढ़ाएंगे। जो चैट जीपीटी वाला मॉडल्स होते हैं ना, स्क्रैच से बनाना वो बहुत इजी नहीं होता। वो बहुत, मतलब बड़ी चीज़ है फॉर अ बिगनर। तो उस वहां तक पहुंच, वो लास्ट होता है, समझ रहे हो, दैट इज द लास्ट स्टेज। उससे पहले आपको बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम सीखनी होगी, उससे पहले आपको ग्रेडियंट डिसेंट सीखना होगा, उससे पहले आपको, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। उससे पहले आपको ऑप्टिमाइजर सीखने होंगे, एडम ऑप्टिमाइजर होता है, फिर उसके बाद आपको अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन सीखने होंगे। मैं समझ रहे हो, उसके बाद जाके एट द एंड जब सब कर लोगे उसके बाद आता है बिल्डिंग अ जीपीटी फ्रॉम स्क्रैच। तो बहुत बहुत आगे की चीज़ है वो। लेकिन जब स्टार्ट कर रहे हो ना तो कुछ ऐसा ही स्टार्ट होता है, समझ रहे हो। Y15 25। तो अगर आप हाइप को देख के आ रहे हो ना, तो जैसे कि चैट जीपीटी बनाएंगे वो बहुत आगे की बात होती है, समझ रहे हो। उससे पहले आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए। और इंटरव्यू में अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आपसे बेसिक्स ही पूछते हैं। अगर एक फ्रेशर है तो उससे कभी भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसको और भी करनी होती है कॉलेज में, ऐसा। तो X10 है तो Y15 है, X20 है तो Y25 है, X30 है तो Y35 है, X40 है तो Y45 है। तो कुछ इस तरीके का ये बन रहा है पॉइंट्स। ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, हम लोग एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं बेस्ट फिट लाइन का।
ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं कि हम इस जगह पे ऐसी लाइन फिट करना चाहते हैं, ऐसी बेस्ट लाइन फिट करना चाहते हैं जिससे हम y प्रिडिक्ट कर पाएं। ठीक है। अभी एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो भी होती है, बट हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं जिसमें जो m है वो स्लोप होता है और c होता है वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज जीरो या फिर इंटरसेप्ट। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अभी हम करना क्या चाहते हैं, बेसिकली ये मैथ्स का मैंने क्यों बताया, हम ये जो y है ना, हम ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, राइट। y क्या होगा कि पैकेज कितना लगेगा, फॉर एग्जांपल किसके बेसिस पे कि उसका आईक्यू कितना था, है ना। अब कल को एक नया बंदा आया जिसका आईक्यू 45 है, तो हम बताओ इसका पैकेज कितना लगेगा, ये अपना क्वेश्चन है। कल को एक बंदा आया जिसका आईक्यू 55 है, उसका पैकेज कितना लगेगा, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है। और अपन कर क्या रहे हैं, इस डेटा को देख के ये वाले प्रिडिक्शंस बताएंगे। तो अपना ट्रेनिंग डेटा तो ये होगा, लेकिन अपना जो अनसीन डेटा है जिस पे अपन को एक्चुअली में प्रिडिक्शन करनी होगी वो ये होगा। जैसे आप देखते हो कि आप कहीं वेबसाइट पे जा रहे हो, ठीक है, उसमें उसमें आपने अपना कुछ कुछ डेटा डाला, ठीक है, कि आपने देखा होगा कुछ आपको स्कोर वोर चेक करना होता है कोई रैंडम, अगर तो आप अपना डेटा डालते हो फिर वो बताता है। तो वो बताता कैसे, प्रेडिक्शन करता है वो, कि यार पास्ट में ऐसा हुआ था कि ऐसे ऐसे ये वाले बंदे आए थे तो उनको मैंने उनको इतना स्कोर दिया था बिकॉज ऑफ दिस दिस रीज़न। तो अब मैं जो नए बंदे आ रहे हैं उनको इन इन रीज़न की वजह से कितना पैकेज दूंगा या कितना स्कोर दूंगा। तो ऐसा होता है। जैसे अगर कोई बंदा वापस आया जिसका आई क्यू 40 था, तो अच्छा वो जाएगा वो चेक करेगा ऐसा कोई बंदा था कि किसका पहले, अच्छा हाँ 45, इसका आंसर 45 दे देगा। कुछ मतलब उस तरीके से, मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, बट थोड़ा बहुत रफ आइडिया ले रहे हो तो हाँ, कुछ कुछ वैसा होता है। बट हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ऑलरेडी डेटा है ना, इस वाली लाइन को हटा, हाँ, ये हमारा ऑलरेडी क्या है, डेटा है जो हम हमारे पास है। अब हमको अनसीन डेटा पे भी अच्छा करना है, तो हम एक बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं जो कि नए और अनसीन डेटा पे भी अच्छा वर्क करना चाहिए। ठीक है। फॉर रैंडम एक्सिस वैल्यू जो हम देंगे मॉडल को, उसको वाई प्रेडिक्ट करना पड़ेगा हमारे लिए, ऐसा। ठीक है। तो ऐसी कोई लाइन बनाने का ट्राई करते हैं अपन। और वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें y क्या है, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, x इज इंडिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट क्या है कि x जो है ना, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो इंडिपेंडेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो y है वो डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है वो, है ना। y खुद से नहीं आ सकता, y आएगा x की वैल्यू की वजह से, कि x अगर 10 है तो y कितना होगा, x अगर 20 है तो y कितना होगा, ऐसा। जैसे प्रेडिक्ट ये अगर पैकेज है तो ये अपना क्या हो गया, x आई क्यू हो गया, कि आई क्यू कितना है, उसमें ये मल्टीप्लाई ये प्लस होगा, उसकी वजह से y आएगा। y खुद से नहीं आ सकता, वी हैव टू प्रेडिक्ट y, वी हैव टू कैलकुलेट y। तो उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है। अब इसमें m क्या है, m इज स्लोप। ठीक है। या फिर एक सेकंड, सी क्या है, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है, जब अपन x को जीरो रख दें तो y की वैल्यू कितनी होगी। बेसिकली x जीरो है इधर पे तो y की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा, कि इधर से चालू होगा स्लोप, इधर से ऐसा, मतलब जीरो है तो फिर ऐसा होगा, लेकिन हाँ, यहीं से कुछ चालू होगा अपना। x की वैल्यू जब जीरो है तो y कितना होगा, जैसे मैंने बोला x की वैल्यू जीरो है तो y 15 है, तो वो पॉइंट क्या होगा, यहाँ ये होगा। करेक्ट। ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। अभी मान के चलो वो जो बेस्ट फिट लाइन है ना जो प्रेडिक्शन करेगी, वो ये है। ठीक है। इसका क्या मतलब, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब x की वैल्यू 10 होगी तो y की वैल्यू इसके एडजेसेंट होगी। ये मेरा मॉडल ने प्रिडिक्ट करा है। कितनी आ रही है, 24 कुछ। जब मेरी x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 26 के आसपास आ रही है। जब मेरी x की वैल्यू 30 है तो मेरे y की कितनी वैल्यू आ रही है, 36 के आसपास आ रही है। जब मेरी x की, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, इधर ही होगी, 35 के आसपास आ रही है। मतलब ये लाइन से अपन ऐसे करेंगे। ठीक है। और x की वैल्यू जब 40 है तो y की वैल्यू अराउंड 36 37 आ रही है। तो ये अपने मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, अपनी ऐसी लाइन अपन ने बनाई है। और यही प्रेडिक्शन होता है एक्चुअली में, जो इंटरनली अपन प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं ना विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन, वो यही है, वो एक लाइन बनाता है।
लेकिन वो लाइन में उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए एक्चुअली में, वो देखते हैं अपन कि लाइन बन कैसे रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन बन रही है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ग्रेडियंट डिसेंट का। अब उसके लिए मुझे पूरा ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ाना पड़ेगा कि हम एक्चुअली में करते हैं, बट ऊपर ऊपर मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये क्या होता है, लॉस फंक्शन या फिर कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो अभी एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, वाई एक्चुअल माइनस वाई स्प्रेड, और ये लिख रहा हूँ रेसिडुअल। इसका मतलब ये है, रेसिडुअल क्या होता है, रेसिडुअल इज बेसिकली मेरी एक्चुअल वैल्यू और मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है उसको अपन जब माइनस करते हैं तो उसको रेसिडुअल बोलते हैं, या फिर अपना एरर, या फिर अपना एरर। तो ये हो क्या रहा है, दिस इज जस्ट कि अपना मॉडल जो है वो गलतियां कितनी कर रहा है वो हमको पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, जो एक्चुअल वैल्यू थी वाई की उसको हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू से माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अपनी मॉडल गलतियां कितनी कर रहा है। सिंपल है ना। जैसे ये अपनी एक्चुअल वैल्यू है वाई की यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलम बनाऊँ और मैंने बोलूँ जो मैंने लाइन फिट करी है वाई प्रेड, ठीक है, मेरा जो मॉडल प्रिडिक्शन कर रहा है वो ये दे रहा है 25, 35, 45, 50। तो जो मेरा रेसिडुअल होगा वो क्या होगा, वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रेड। एक्चुअल क्या है ये, प्रेड क्या है ये, तो -10। एक्चुअल क्या है ये, प्रेड क्या है ये 10। एक्चुअल क्या है ये 10। ये कितना है 45, 5 तो 5। तो फॉर ईच ऑफ दिस पॉइंट माई मॉडल इज मेकिंग दिस दीज एरर्स कि ये गलत आंसर दे रहा है लेकिन इतना इतना दे रहा है, राइट। ये इसका डेविएशन है फ्रॉम द एक्चुअल आंसर। तो दिस इज नथिंग बट रेसिडुअल। अब अगर आप सेंसिबली सोचो तो हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए कि जो एरर आ रहे हैं इसको अपन रिड्यूस करें ताकि वो एक्चुअल वैल्यू के आसपास आंसर दे, करेक्ट। तो हम वही करते हैं, हम आइटरेटिवली इस लाइन को चालू करते हैं सपोज यहाँ से, और हम ट्राई करते हैं कि जो एरर है ये कम से कम हो। यहाँ से चालू किया तो एरर कैलकुलेट करेंगे पहले ऐसे, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसका समेशन कर देंगे, मतलब इसको ऐड कर देंगे टोटल। अब एक बात बताओ, ये जो -10 और 10 है ये जीरो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो एरर है हमको इसको भी काउंट करना होगा, है ना। तो हमको अगर उसको भी काउंट करना है तो अपन डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, राइट। वरना वो जो नेगेटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू वो कट ऑफ हो जाएगी। इसकी वजह से एक दूसरा कंसेप्ट आता है, वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रेड समीशन होल स्क्वायर। अपन समीशन कर देते हैं इस चीज़ का, ओ सॉरी, माइनस करके, जैसे माइनस हुआ ये तो -10 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, -10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 25, 325, ये अपना टोटल एरर है, ठीक है। इसको सम ऑफ स्क्वायर एरर भी बोलते हैं, स्क्वायर सम ऑफ एरर से ऐसा कुछ होता है, मतलब वही है, जो अपना एरर है उसका स्क्वायर करके सम कर दे रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए, जो वैल्यू आई है ना 350 बहुत बड़ी सी, इसको कम करें, कहीं ना कहीं अपन यही चाहते हैं, ठीक है। इसको कम करेंगे तो अपना क्या होगा, मॉडल और अच्छा होगा। और कम एरर करेगा तो हमको चाहिए कि हमारा मॉडल कम एरर करे, तो वही चीज़ हम करने का ट्राई करते हैं। ऐसी हम लाइन बनाते हैं जो अपना एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में जो एरर है वो कम से कम हो। समझ रहे हो, जो अपनी लाइन प्रिडिक्शन वाली है ना वो हम ऐसी बनाने का ट्राई करते हैं जिससे हमारा एरर कम से कम हो, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैथ्स आती है ग्रेडियंट डिसेंट वाली, बट अभी उतना नहीं कर रहे। सपोज करो अपन ने बनाई लाइन ये, ठीक है, अपन ने क्या किया, देखा कि ये कैसे आ रहा है। अब एक और बात, कि जब ये लिख रहा हूँ मैं y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें x तो गिवन होगा कि मुझे आई क्यू दिया हुआ है, अब इसको बताओ कि इसका पैकेज कितना लगेगा, राइट। तो मुझे y की भी टेंशन नहीं लेनी, x की भी टेंशन नहीं लेनी, और ना मैं इनमें चेंजेस कर सकता हूँ। मैं चेंजेस कर सकता हूँ सिर्फ m और c में, करेक्ट। तो जब मैं इस पे चेंजेस करने जाऊंगा तभी मैं लाइन को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरी लाइन ऊपर नीचे नहीं होगी। मेरी लाइन में चेंजेस नहीं होंगे जब तक मैं इन दोनों में चेंज नहीं करता, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि जब मुझे ओवरऑल क्या करना है, इस चीज़ को मिनिमाइज करना है। देख रहे हो ना, अभी मतलब मैंने वही बोला था कि अपना जो एरर है,
रेसिडुअल सम स्क्वायर, हाँ। मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको मिनिमाइज करना है, 350 से और कम लेके आना है, और कम लेके आना है, मैं जितना जितना कम कर सकता हूँ उतना कम करना है। तो उस चीज़ में मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ कि मतलब मैं इसको मिनिमाइज करना चाहता हूँ, और ऐसे मिनिमाइज करना चाहता हूँ कि मैं एम और सी को ही चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, वाई माइनस वाई परेड। वाई परेड क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो मैंने यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी डाल दिया इसकी जगह, वाई परेड की जगह। क्योंकि ये वाला जो वाई है ये तो एक्चुअल वाई है, ये तो मेरे को दिया हुआ है, और जो मेरे को प्रेडिक्शन करनी है वो इस पे डिपेंड करेगी, तो मैंने लिख दिया एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। समेशन आई इक्वल टू 1 to n, यानी कि जितने पॉइंट्स है सबके लिए। अभी इसको हटा दे रहा हूँ मैं, तो मतलब मैं इनमें चेंज कर सकता हूँ सिर्फ। और अगर किसी को यहाँ पे किसी ने बोला था डिफरेंशिएशन आता है, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये चीज़ होती है, जैसे मुझे इस पूरी चीज़ का मिनिमम फाइंड करना है, मिनिमा, तो कहाँ होगा, यहाँ होगा, लेकिन वो अपन को देख के बता रहे हैं, हम वो देख के बता रहे हैं। और जो ये पूरा टर्म है ना, अपन को इसको अपन को इसको मिनिमाइज करना है। और मिनिमाइज क्यों करना है, क्योंकि जब हमारा एरर कम होगा तभी तो हमारी बेस्ट फिट लाइन बनेगी, हमको एरर कम करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाले टर्म को हमको पूरे को मिनिमाइज करना है, ऐसी वैल्यू हमको चाहिए फॉर एम एंड सी। तो इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन। ये मैच खत्म हो जाएगी, इसके बाद मॉडल ट्रेन करोगे ना तो समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कोड तो लिख दूंगा, आप बोलोगे कोड में ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। बट अगर ये लाइन, अगर स्टेप समझ जाओगे ना आप, तो जब मैं कोड लिखूंगा तो आप बोलोगे हाँ ये तो बहुत ईजी था। तो एक होता है क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन, और एक होता है नॉन क्लोज्ड फॉर्म, बेसिकली जो जिसमें हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं आइटरेटिव अप्रोच। आइटरेटिव मतलब रिपीटेशन में अपन कोई कर, जैसे अपन इटरेशन करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक लूप चलाते हैं, वही चीज़ होती है ग्रेडियंट डिसेंट में। और क्लोज फॉर्म सोल्यूशन में क्या होता है, अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किसका, एम और सी का, जिससे क्या हो जाए, अपना ओवरऑल जो ये पूरी चीज़ है ये मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। ये चीज़ होती है। हाँ, अब इसके बाद जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को मिनिमम फाइंड करना है, तो एक चीज़ मैं क्या कर, जैसे डिफरेंशिएशन किसी ने पढ़ा होगा, तो डिफरेंशिएशन में एक मिनिमा और मैक्सिमा का कंसेप्ट होता है, मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो मिनिमा और मैक्सिमा में क्या होता है, जैसे मिनिमा मैक्सिमा, और एक वो भी होता है ना सैडल पॉइंट। हाँ, तो ऐसे अगर मैं बोलूँ, ये मेरा कर्व है, ये मेरा ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो इसमें मैक्सिमा पॉइंट क्या है, ये है एक, यहाँ पे एक सैडल पॉइंट है, यानी कि रुका हुआ है, ये मिनिमा है, ये भी एक मिनिमा, ये लोकल मिनिमा हो गया, सॉरी ये ग्लोबल मिनिमा हो गया क्योंकि सबसे बड़ा है, ये लोकल मिनिमा हो गया क्योंकि सेकंड सेकंड बड़ा है, ठीक है। ये ग्लोबल मिनिमा हो गया, और ये लोकल, सॉरी मैक्सिमा हो गया, और ये लोकल मैक्सिमा हो गया, ऐसे मान लो। तो इसमें होता क्या है ना, मिनिमम पे जो अगर इससे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इससे, तो इधर पे जो रेट ऑफ चेंज होगा, यानी कि स्लोप होगा, वो हमेशा, यानी कि रेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, जिसको बोलते हैं चेंज इन, बेसिकली चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ऐसा। ये डिफरेंशिएशन में होता है बेसिकली। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लेकिन एक दो को मैथ्स आती है तो उनके लिए उनको कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, हमेशा अपना जो स्लोप होगा वो ज़ीरो होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स वुड बी ज़ीरो, डी वाई बाई डी एक्स। कहाँ पे, सैडल पॉइंट पे, मैक्सिमा पे, मिनिमा पे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज जो होता है वो कुछ नहीं होता, नथिंग। इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं अपन यहाँ पे, कि हमको इसको मिनिमाइज करना है, इसका मिनिमा फाइंड करना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, और उसको इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ, और उससे अपन को एम और सी की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, अपना काम हो गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जब मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, तो मेरे को डिफरेंशिएशन करके दो टर्म निकालने, वाई, सॉरी ये है जो एक्स भी निकालना है, सॉरी एम भी निकालना है और सी भी निकालना है, राइट, जिसके लिए पूरी वैल्यू मिनिमम हो।
तो उसमें मैं डायरेक्ट जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास दो दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं इकट्ठा नहीं कर सकता, मुझे वन एट अ टाइम करना होता है। तो जब मैं वन एट अ टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। ऐसा, ठीक है, उसको पार्शियल डेरिवेटिव बोला जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव आता है क्या किसी को यहाँ पे निकालना, गाइस? पता है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ, तो वो चीज़ ही होती है कि अपन यहाँ पे इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे। और मैं करके दिखाऊं क्या? चलो मैं करके दिखाता हूँ, मेरा भी रिवाइज हो जाएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और मैं गलत हूँ तो मेरे को बता देना है। आ, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ पहले विथ रिस्पेक्ट टू m, और फिर करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू c। तो जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू m कर रहा हूँ तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू m बोलेंगे, ऐसा। और यहाँ पे जो भी था आप इसको जाने दो, मैं डायरेक्ट इसको करके दिखाता हूँ। तो ये टू, सबसे पहले इसमें वो पावर रूल लगेगा तो टू बाहर आ जाएगा, y माइनस एम एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय, इसको अपन कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि अपन विद रिस्पेक्ट टू m कर रहे हैं। ये हो जाएगा -1, माइनस था बाहर क्योंकि, तो ये हो जाएगा -1, और ये सी है, ये भी कांस्टेंट है तो ये भी हट जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा -2 y माइनस एम एक्स माइनस सी। ठीक है, तो ये आ गया। और यहाँ पे क्या था, वो सम्मेशन वाला भी टर्म है, ठीक है, वो मैंने हटा दिया था शुरू में, जो वो सब है। और अपन फिर क्या करेंगे, इसका आंसर फाइंड करना है, i इज इक्वल टू 1 और n, इसको इक्वेट टू जीरो कर देंगे और इसको रीशफलिंग कर देंगे इसकी। तो इसका बहुत बड़ा सा आता है, मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन करके दिखा रहा था, ठीक है। इसका आई थिंक आंसर आता है y माइनस वाई बार एक्स माइनस एक्स बार अपॉन, ऐसा कुछ आता है। मैं अगर दिखाऊं क्या गूगल पे? चलो जाने दो, इतना काम का नहीं है। बट हाँ, इसको रीअरेंज करेंगे, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। अभी मैं दूसरी भी निकालूंगा सी वाली, तो तब आपको समझ आएगा, रुको। तो उसका भी सेम होगा, पहले टू बाहर आ जाएगा, y माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और ये कांस्टेंट, ये जीरो हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, m वाली टर्म कांस्टेंट था, सॉरी x वाला टर्म, और ये सारा अगेन कांस्टेंट की वजह से हट जाएगा, c1 आ जाएगा। सही बोला ना मैंने कि कुछ गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, इसमें x आएगा ना? हाँ, इसमें x आएगा क्योंकि जब ये करूँगा मैं d बाई डी एम ऑफ एम एक्स, तो एम कैंसिल हो जाएगा और x बचेगा, ठीक है। ये मेरे से गलती हो गई थी, बस ये ऐसा हो जाएगा। तो -2x, और इसके अंदर होगा -2, क्योंकि वन, इसका तो c के आगे कुछ है नहीं, तो c का और ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे दोनों, ऐसा। तो और इसको अपन इक्वेट टू जीरो कर देंगे। तो एक इक्वेशन ये बन गई अपनी, और इसमें भी समीशन i इक्वल टू 1 से n, और ये इक्वेशन दूसरी बन गई। अब अपन क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करके, इसमें m जैसे c की अपन ने वैल्यू निकाल दी, फिर यहाँ पे c सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर से, तो अपना m की वैल्यू आ जाएगी। और फिर अपन क्या करेंगे, जैसे ही m की वैल्यू आएगी वापस जाके इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो उससे c की वैल्यू आ जाएगी। लीनियर अलजेब्रा बेसिक, है ना? इतना मतलब सब्स्टिट्यूशन तो पता ही होगा आपको। मैं अगर नॉर्मली ये लिखूँ 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 4, और 3x प्लस 1 y, या फिर 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, अगर मैं y को लिख दूँ 2 माइनस 3x, और इसको इसमें डाल दूँ, तो वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेम, ठीक है। तो उसमें एक अपने को इक्वेशन मिल जाएगी, और इससे अपन को डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी फॉर एम एंड सी, जिसके लिए अपना पूरा ये जो चीज़ है मिनिमम है। और ये मिनिमम मतलब क्या है, अपना रेसिडुअल मिनिमम है, समझ रहे हो? तो ये मैं ये जो मैंने अभी बताया ना, ये सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक। और जो मैथ्स एक्चुअली में यूज़ होती है वो इससे भी, मतलब 10 गुना ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, हाँ, लेकिन 3-4 गुना ज़्यादा टफ होती होगी। 2-3-4 गुना ज़्यादा भी नहीं होती। लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्व किया ना बैठ के, ऐसे ही आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। और अब अगर मैं ग्रेडियंट आइटरेट, जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसकी बात करूँ, तो ये करने के बाद मैं मॉडल बनाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। और ये जो पूरा मेथड होता है ना, इसको ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स मेथड बोलते हैं, ओ एल एस। मतलब ओ एल एस यूज़ करके अपन ने जो भी किया है अभी तक वो किया है, एम और सी की वैल्यू निकाली है। हाँ, तो ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है,
अभी आपने देखा कि अपन ने कुछ इतना ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं करी, बस अपन ने इक्वेशन सॉल्व करी है, डिफरेंशिएशन लिया है और इक्वेट टू जीरो कर दिया, तो उससे एम और सी की वैल्यू मिल गई जिसके लिए वो मिनिमम होगा। और वो मिनिमम होगा तो अपन को बेस्ट फिट लाइन मिल रही है। और बेस्ट फिट लाइन के अंदर क्या था, जो हमारी इक्वेशन थी वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें एम और सी की वैल्यू ही चाहिए थी, एक्स तो था ही। तो हमें लाइन की इक्वेशन मिल गई, हमारा काम खत्म हो गया। हमारा मॉडल मिल चुका है, हमारा मॉडल बन गया है। हाँ। तो इसके अलावा क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट होता है एक चीज़, और ये चीज़ ना एक जनरल चीज़ होती है। ग्रेडियंट डिसेंट ये हर जगह यूज़ होता है। ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, टू फाइंड बेस्ट वैल्यू, है ना। टू फाइंड दी बेस्ट वैल्यू, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब वही होता है। तो इसमें भी अपन के साथ कहीं ना कहीं वही है, तो एम और सी की वैल्यू ही चाहिए जिसके लिए वाई बेस्ट अपन को लाइन मिले। बट इसमें अपन ना एक दूसरा कंसेप्ट यूज करते हैं, इसमें अपन लूप्स यूज करते हैं जिनको बोलते हैं अपन ईपॉक्स। लूप को ही ईपॉक्स बोलते हैं, कि अपन एक ईपॉक सेट कर देते हैं कि मेरा लूप में चलाऊंगा 1000 बार, मैं अपना लूप चलाऊंगा 1000 बार, और ऐसे चलाऊंगा कि ये है मेरा लॉस। लॉस यानी कि वही जो मैंने बताया था ना कि समेशन ऑफ रेसिडुअल मेरा मिनिमम होना चाहिए, समेशन ऑफ रेसिडुअल वैसा करके। और उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था वाई माइनस क्या था, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर वैसा करके। तो वही चीज़ लॉस होती है अपनी। उसके लिए मुझे मुझे क्या चाहिए, सबसे मिनिमम चाहिए, राइट, मुझे सबसे कम वैल्यू चाहिए। और मुझे ऐसा एम चाहिए, और सी भी चाहिए, लेकिन अभी एम की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो मुझे ऐसा एम चाहिए जिसके लिए मेरा लॉस मिनिमम हो। और मैंने कुछ अपना ग्राफ ऐसा बना दिया, यानी कि लॉस की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मुझे एम की ऐसी वैल्यू चाहिए, ये वाली, जिसके लिए लॉस मिनिमम हो, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ मैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट की ब्यूटी पता है क्या है, अगर मैं यहाँ से भी चालू करूँगा ना एम की वैल्यू से, तो भी वो मुझे यहाँ यहाँ पे ला के छोड़ देगा। अगर मैं एम की वैल्यू यहाँ से चालू करूँगा ना, तो भी मुझे वो यहाँ पे ला के छोड़ देगा। मैं कहीं से भी चालू करूँगा, वो मुझे लॉस का मिनिमम वैल्यू दे देगा। इसलिए ग्रेडियंट डिसेंट हमेशा हर जगह यूज़ किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, क्योंकि ये आपको ऑप्टिमाइज करके देता है आपकी प्रॉब्लम को। बैक प्रोपोगेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैक प्रोपोगेशन क्या जो न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं, समझ रहे हो, ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं कि हम एक लूप चलाएंगे, हम कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेंगे, रैंडम वैल्यू ऑफ एम, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। और हम अपना ईपॉक्स चलाएंगे उस पे, यानी कि आइट्रेशन करेंगे ऐसे कि अपना लॉस मिनिमम होते जाए, धीरे 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 धीरे। समझ रहे हो। तो हम यहाँ से चालू किए हैं अगर, फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, वो पहले, उसके पास दो ऑप्शन है, वो या तो यहाँ जा सकता है या तो यहाँ जा सकता है, करेक्ट। या तो नीचे जाएगा जहाँ पे एक्चुअली में अपना लॉस कम हो रहा है, यानी कि वो जो पूरा जो सम्मेशन वाली चीज़ दिखाई थी मैंने, अपना एरर का जो, वो कम हो रहा है और हमको वही कम करना है, राइट। और ऐसी एम की वैल्यू चाहिए। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम एम की वैल्यू कुछ भी लेंगे रैंडम। तो हम यहाँ से चालू किए फॉर एग्जांपल, राइट। तो अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से चालू किया होता तो भी मेरे दो ऑप्शन होते, मतलब समझ रहे हो कि मैं कहीं से भी चालू करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। ये ग्रेडियंट डिसेंट में ये चीज़ होती है कि आई एम स्टार्टिंग एट एनी पॉइंट एंड आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर आई विल गो अपोजिट टू माई मिनिमा, यानी कि ये मेरा मिनिमा है, मैं इसके अपोजिट जा रहा हूँ, या तो मैं मिनिमा के डायरेक्शन में जाऊँगा। समझ रहे हो। तो ये मेरे पे दो ऑप्शंस होते हैं इन दी बिगनिंग। अब आप अगर नॉर्मली सोचो तो आप क्या करना चाहोगे, इधर ही जाना चाहोगे ना, क्योंकि आपका लॉस मिनिमम है। तो आप ऐसे कर करके इसके पास जाना चाहोगे, और जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो आप बोल दोगे कि इधर पे मेरा लॉस मिनिमम है, तो मेरे को ये वाली एम की वैल्यू चाहिए, है ना। तो यही होता है इंटरनली ग्रेडियंट डिसेंट में। हम लूप करते हैं, अरे शिट, हाँ, हाँ हम लूप चलाते हैं, और लूप चलाते चलाते हम वो एम की मिनिमम वैल्यू के पास पहुंचते हैं। और सेम होता है सी, सी की भी मिनिमम वैल्यू अगर मैं यहाँ पे एम की जगह सी कर दूँ तो सेम चीज़ है। और इसको ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं, ये वैसे हम कर क्या रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन ही करते हैं, इसमें भी मैं बताता हूँ। लेकिन ग्रेडियंट क्यों उसको बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो डिफरेंशिएशन होते हैं, एम का भी होता है और सी का भी होता है।
और जो भी हम मूवमेंट करते हैं वो एम और सी दोनों की बेसिस पे करते हैं, सिर्फ एम या अकेले सी के बेसिस पे नहीं करते, दोनों की वैल्यू के बेसिस पे करते हैं। समझ रहे हो? तो अपन ने क्या बोला, मैं रैंडम वैल्यू लूंगा किसकी, एम की, तो मैंने बोला एम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो एम न्यू होगा वो क्या होगा, एम न्यू इज इक्वल टू एम ओल्ड। एम ओल्ड क्या है, ये वाला है कि मैंने यहाँ से चालू किया, और मुझे अब क्या लेना है, स्टेप लेना है एक, या तो राइट जा सकता हूँ या तो लेफ्ट जा सकता हूँ। तो अपना जो फॉर्मूला होता है उस स्टेप का वो ये होता है, एम न्यू माइनस एम ओल्ड माइनस एन टाइम्स डी बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू द लॉस। लॉस यानी कि जो अभी अपन ने वही वापस एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का होल स्क्वायर, और वो तो अपन ने कर रखा था, अभी अपन ने किया था ना, जो ऐसी इक्वेशन आई थी, बस वो उसको यहाँ डाल दो, और उससे क्या होगा, अपन को अपनी एम न्यू की वैल्यू मिल जाएगी। समझ रहे हो? तो ऐसा होता है। अब ये जो नेगेटिव सिंबल है ये दोनों केस संभाल लेता है, ये ऊपर भी ले जाएगा अगर इसको ऊपर लेके जाना है, ये नीचे भी ले जाएगा अगर इसको नीचे लेके आना है, लाइक अगर इसको यहाँ लेके जाना है इस डायरेक्शन में या तो ऊपर लेके जाना है, तो ये दोनों चीज़ें कर देता है। ठीक है, ये होता है कुछ, और इससे अपन को ऐसी वैल्यूज मिल जाती हैं कि अपनी जो बेस्ट फिट लाइन है ना वो बन जाती है। ठीक है, अभी ये हटा देते हैं अपन थ्योरी, अब अपन चला लेते हैं। आ, अब अपन मॉडल बनाते हैं, ठीक है। गाइस किसी को कुछ समझना है इसमें मैथ्स का? मैथ्स किसको आती है यहाँ पे, कौन है वो, नाम बताना। जिसने पार्शियल डेरिवेटिव बोला था आता है। हेलो? नहीं है कोई? चलो कोई ना। क्या? किसको आती है? डीप? ओ सॉरी, दीप। अच्छा अच्छा भाई, कितनी पढ़ी आपने, मतलब कितना पढ़ा हुआ है आपने वो? अच्छा, तो आप वो हो क्या, जेई एस्पिरेंट? हाँ मतलब एस्पिरेंट, हाँ। हाँ, नाइस नाइस, तो आपने तो ये ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह पढ़ रखा होगा। हम्म। हाँ हाँ हाँ, डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। ठीक है, नाइस भाई। तो आपको इजी पड़ेगा ये सब, मतलब पढ़ोगे तो आपको समझ आने लगेगी चीज़ें। ठीक है, अभी जैसे अपन को एमएल मॉडल ट्रेन करना है कोई भी, तो अपन को डेटा सेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक छोटा मोटा डेटा सेट होता है, सैम्पल डेटा में देखूँ मैं, कोई इसमें डेटा सेट है तो वैसे तो होना चाहिए, कहाँ गए? हम्म, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो पांडास पढ़ी हुई है ना थोड़ी थोड़ी सबने, पांडास वगैरह और साइकिट लर्न का यूज़ करके अपन मॉडल बना सकते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। और मॉडल एक्चुअली में ऐसा कुछ दिखने में अलग चीज़ नहीं होती है कि बहुत कुछ अलग कर दिया हो। क्या नाम है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया हाउसिंग। पीडी सॉरी, ये तो चला है नहीं। अरे स्पेलिंग गलत है क्या, कैलिफोर्निया हाउसिंग ट्रेन, कैलिफोर्निया। तो ये अपना डेटा है, ठीक है। अभी इसमें अपन को प्राइस प्रेडिक्ट करनी है, राइट? तो वो टेस्ट के अंदर है अभी इनके में, अगर मैं टेस्ट भी लोड कर लूँ। ये ऐसा कलर में क्यों नहीं आ रहा है? क्या इनवैलिड
वैलिड सिंटैक्स, अच्छा उसमें नहीं गया। हाँ हाँ हाँ। हम्म, तो ये टेस्ट डेटा है, ठीक है। ये सब जैसे मैं बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले कि डेटा ये दिया होता है, फिर अपन को कुछ कुछ करना होता है उस डेटा का। तो इसमें अब रिग्रेशन में क्या होगा कि अपने अपन को एक नंबर प्रिडिक्ट करना है। और अगर क्लासिफिकेशन होता तो अपन को एक येस नो बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो मे बी है, तो मतलब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो, है ना। तो यहाँ पे अपन को दिया हुआ है लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, हाउसिंग, मीडियन एज, टोटल रूम्स, टोटल बेडरूम, पॉपुलेशन, हाउस होल्ड मीडियन इनकम, मीडियन हाउस वैल्यू, ठीक है। ये सब अपन को टेस्ट डेटा दिया हुआ है, और अपने ट्रेन मतलब इनमें क्या फ़र्क है? हाउसिंग मीडियन, टोटल रूम, टोटल बेडरूम, पॉपुलेशन, हाउस होल्ड, मीडियन इनकम, मीडियन, यार सब कुछ तो सेम है। तो फ़र्क क्या हुआ? ठीक है। लेकिन एक, जैसे मैं वो बताऊं कि होना क्या चाहिए यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए कि प्राइस क्या होगी घर की, है ना। तो वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है आई थिंक। तो दैट वुड बी द प्राइस क्या होगी। तो इसमें दिया क्यों नहीं हुआ है लेकिन डेटा में? समझ रहे हो कि मतलब अगर हाउसिंग मीडियन एज कितनी है, टोटल रूम कितने हैं, उसमें बेडरूम कितने हैं, पॉपुलेशन उस जगह की, या फिर हाउस होल्ड, मीडियन इनकम, मीडियन हाउस वैल्यू, ये सब यूज़ करके आपको बताना है कि प्राइस कितनी होगी। ये कैली नाम ही वही है, कैलिफोर्निया हाउसिंग, मतलब हाउसिंग का डेटा सेट है ये, ठीक है। ऐसी हेल्थ केयर का होता तो उसमें हेल्थ केयर वाली चीज़ें होती, बैंक का है तो बैंकिंग वाली चीज़ें होती, ठीक है। जैसे अपन ने बता दिया कस्टमर चर्न होगा कि टेलीकॉम वाला है तो उसमें टेलीकॉम से रिलेटेड चीज़ें होती। तो ऐसे अलग अलग डेटा सेट होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि तुमको ये डेटा सेट तुमको लोड ही करना है कहीं कहीं से जाके ढूंढ के, कैगल पे भी होते हैं बहुत सारे। जैसे कैगल लिखोगे अगर ये वेबसाइट है तो इसमें सब बहुत सारे डेटा सेट्स होते हैं। देखो, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट डेटा सेट, कॉर्पोरेट स्ट्रेस डेटा सेट, स्पेंडिंग हैबिट, क्लब फुटबॉल मैच, देसी हिप हॉप लिरिक्स वर्सेस रिवर्स प्रॉम्प्ट। ये तो म्यूजिक है भाई, पता नहीं क्या है ये। ऑल सॉन्ग्स विद लिरिक्स, स्पॉटिफाई पॉडकास्ट, मेंटल डिसऑर्डर, मतलब समझ रहे हो यहाँ पे डेटा सेट बहुत सारे हैं। और देखते हैं, की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, डाइट, एक्सरसाइज, पीसीओएस, एचआर एनालिटिक्स, पॉपुलर टूरिस्ट, इसको एक को खोल के देखते हैं, कसिनो गेमिंग। हाँ, तो इसमें ये सब है डेटा सेट में, फिजिकल ईयर दिया हुआ है, मंथ एंडिंग, वेजर्स, पैट्रॉन विनिंग्स, कितना जीता वो पता नहीं, ये सब अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। कैंसल वेजर्स, ऑनलाइन कसिनो, प्रमोशनल। अब एक कसिनो के हिसाब से कुछ डेटा सेट है, समझ रहे हो। मंथली पेमेंट्स आर ड्यू टू, मतलब ये वाला अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे डेटा सेट्स मिल सकते हैं। और आप खुद के भी डेटा सेट बना सकते हो। ये जो डेटा सेट है ना यहाँ पे, ये लोगों ने अपलोड किए हैं ढूंढ ढूंढ के डेटा और बना बना के। जैसे यहाँ पे अहमद मोहम्मद, अक्षय चौधरी, ये सब नाम लिखे हुए ना, तो ये शायद इन लोग के ही ना, हाँ ये अक्षय चौधरी इस बंदे ने डाला है ये, ठीक है। ये डेटा के बारे में पूरा सब कुछ दिया हुआ है कि यूज़र आईडी क्या होगी, एज क्या होगा, जेंडर क्या होगा, कंट्री, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्राइमरी प्लेटफॉर्म, डेली मैसेजिंग टाइम, डेली वीडियो कंटेंट। तो ये सब दिया हुआ है, अरे भाई इतने सारे कॉलम है। लेकिन हाँ ये सब दिया हुआ है, अब इससे आपको क्या प्रेडिक्ट करना है वो आपके ऊपर है, समझ रहे हो। कुछ कुछ होते हैं डेटा सेट जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जैसे एक आपने अगर सुना है डायबिटीज़ डेटा सेट, अगर मैं यहाँ लिखूँ डायबिटीज़ डेटा बेस, क्यों है ये डेटा। हम्म, इसमें पूरा, हाँ, और इसमें पूरे पूरे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे आपको, बाय द वे सब कुछ है इसमें, इसमें मॉडल भी बनाया होगा जो भी है। तो इसमें देखो ये क्या है, प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री, फंक्शन, एज, आउटकम। अब मैंने बोला था ना कि कुछ कुछ जैसे कुछ नंबर होते हैं और कुछ हो सकते हैं कि होगा या नहीं होगा उसको, येस और नो। तो ये जो वन है इसका मतलब उसको डायबिटीज़ होगा, जीरो मतलब उसको डायबिटीज़ नहीं होगा। तो ये क्लासिफिकेशन वाला हो गया। और उसमें अपन लीनियर रिग्रेशन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन अपन यूज़ कर रहे थे फॉर प्रिडिक्टिंग अब सर्टन नंबर, कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे थे, समझ रहे हो, ऐसा। तो इसमें इसने दूसरा मॉडल यूज़ किया होगा, अगर इसने मॉडल बनाया है तो। डेटा एक्विजिशन बनाया है किसने मॉडल? नहीं, इसमें शायद ईडीआई किया हुआ है इसने।
ईडी मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ये सब मतलब क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से अपनी फाइंडिंग्स बता रहा है, जो एक डेटा एनालिस्ट करता है, जो अपन ने शुरू में देखा था, कुछ इस तरीके से। तो अब अगर मैं मॉडल बनाने पे जाऊँ तो मुझे एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिस जो मुझे प्रिडिक्ट करनी है, समझ रहे हो? तो मैं इसमें मीडियन इनकम ले लूँ। ठीक है, मीडियन इनकम ले लेते हैं, और अपन थोड़ी बहुत चीज़ें इससे हटा भी देते हैं जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा हो जाएगा मेरा मॉडल। मतलब बड़ा तो नहीं होगा, बट फिर भी मैं इतना टाइम नहीं देना चाहता, तो मैं हटा दे रहा हूँ चीज़ें। जैसे मैं डी एफ से, डी एफ इज इक्वल टू, मैं थोड़े बहुत ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हटा हटा दे रहा हूँ। हाउसिंग मीडियन एज रख ले रहा हूँ, ठीक है। टोटल रूम्स रख ले रहा हूँ। अपन ऐसा समझ लेते हैं कि किसी बंदे की बात हो रही है, उसके पास टोटल घर में इतने रूम है, टोटल इतने बेडरूम है, उसकी हाउसिंग मीडियन एज इतनी इतनी है, जो भी है पता नहीं। अपन इसमें ज़्यादा सेंस नहीं बना पा रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि डेटा थोड़ा अजीब है। हाउस होल्ड मीडियन, अगर अपन ये कोई डेटा सेट अच्छा सा यूज़ करें तो अपन को सेंस भी बना पाएंगे कि उसकी ये अगर किसी लड़की की बात हो रही है, उसकी इतनी प्रेगनेंसीज हैं, उसको इतना ग्लूकोज, उसका इतना ब्लड प्रेशर है, उसकी इतनी स्किन थिकनेस है, उसका इंसुलिन इतना है, उसका बीएमआई इतना है, उसका डायबिटीज़ इतना है, उसका एज कितना है, तो उसको होगा या नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स। अब अगर कोई नया बंदा आएगा ना, तो अपन उसको इस इन चीज़ों पे चेक करेंगे कि हाँ उसको प्रेगनेंसीज कितनी है, मतलब समझ रहे हो? प्रिडिक्ट करने के लिए फिर अपन ये सारा डेटा यूज़ करेंगे, जो अनसीन होगा, कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है, अपन को उसके बारे में डेटाबेस में कोई चीज़ नहीं पता, वो बस पूछ रहा है कि मुझे हो सकती है कि नहीं डायबिटीज़, तो अपन उससे ये सारी चीज़ें पूछेंगे और इन पैरामीटर्स पे बता देंगे कि उसको वो है कि नहीं है। समझ रहे हो? तो हाँ, अपन ट्राई करेंगे, अपन मीडियन इनकम प्रिडिक्ट करते हैं कि मीडियन इनकम कितनी होगी विद द हेल्प ऑफ दीज वेरिएबल्स जो दिए हुए हैं। ठीक है, तो मीडियन इनकम भी लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना? मीडियन इनकम, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डीएफ, ये मेरा नया डेटा फ्रेम है। ठीक है, 17,000 रोज, 4 कॉलम्स। अब इसमें मैं यूज़ क्या क्या करने वाला हूँ? इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ हाउसिंग मीडियन एज, टोटल रूम्स, टोटल बेडरूम, और मैं प्रेडिक्ट क्या करने वाला हूँ, मीडियन इनकम की इनकम कितनी होगी, है ना? तो मैं एक एक्स ले लेता हूँ। एक्स यानी कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो चीज़ें होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं। इसमें क्या क्या है? हाउसिंग मीडियन एज हो गई, ठीक है, टोटल रूम्स हो गए, टोटल बेडरूम्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और वाई क्या हो गया, मेरे को जो प्रिडिक्ट करना है, मीडियन इनकम, कोइम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं एक बार अपना एक्स देख लेता हूँ, सही है कि नहीं है। ठीक है, एक्स की ये वैल्यू हो गई। वाई क्या है, वाई की ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अभी एक चीज़ और, इसमें अपन अगर डेटा अच्छा नहीं होता, क्लीन नहीं होता ना, तो पहले डेटा क्लीनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं उसके बस यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, मैं इस डेटा पे करना मुझे चाहिए, बट मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर लंबी चीज़ें हो जाएंगी, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि डेटा क्लीनिंग में होता क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले डेटा क्लीनिंग में अपन चेक करते हैं कि नल वैल्यूज़ हैं कि नहीं। ठीक है, अगर नल वैल्यूज़ हैं तो अपने मॉडल अच्छा काम नहीं करेगा, उसमें से नल वैल्यूज़ अपन को हटानी पड़ेगी। दूसरा है डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स अपन को समझ ही रहे हो क्यों ही चाहिए, मतलब डबल डबल एंट्री हो रही है सेम चीज़ की, तो उससे बायस क्रिएट हो सकता है। जो बार बार डुप्लीकेट रोज आ रही है उस पर मॉडल बार बार ट्रेन होगा, समझ रहे हो? तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी। इसके अलावा आउटलायर्स आपने पढ़ा होगा, अगर मैथ्स में आजकल पढ़ाया तो होगा ही, मुझे लगता है कॉलेज में, कि अपन को आउटलायर्स निकालने हैं। आउटलायर्स का बेसिकली ये मतलब होता है कोई ऐसी वैल्यू जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है फॉर आर डेटा सेट। जैसा अगर यहाँ पे एज कॉलम होता, और मैं बोल रहा हूँ कि हमारे 10 रो में से 9 जो रोज हैं, यानी कि 9 डेटा हैं, वो 1 से लेके 50 के बीच में। ठीक है, 1, एक 10 है, एक 12 है, एक 14 है, एक 17 है, एक 21, एक 25। 1 से लेके 50 के बीच में अपनी 9 रोज हैं, और जो 10th रो है ना, वो है 200। तो आप बोलोगे भाई एज 200 कैसे हो सकती है किसी की, या फिर एज 100, 1 से 50 तक हम जो बात कर रहे हैं, हमारे लिए 100 भी एक आउटलायर होगा। समझ रहे हो? भले किसी की एज हो सकती है 100, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। तो हम हमारा जो मॉडल है वो जनरलाइज्ड बनाना चाहते हैं, कि वो जनरली सही आंसर दे। समझ रहे हो? एक्सट्रीम केसेस के लिए अपन तो आउटलायर्स को भी हटा देते हैं, आउटलायर रिमूवल।
तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। अब एक होता है स्केलिंग। ये सब अभी मैं इस पे कर सकता हूँ, कर लूँ क्या? नहीं, छोड़ो, नहीं कर रहा हूँ मैं। स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरी एज है और मेरी इनकम है। तो एज मेरी है 10, एज नहीं, चलो 20, 25, 30, 35, 40, 45, और उसके आगे इनकम जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 15 लाख एलपीए, जो भी है ना। तो ये सब लिखा हुआ है। अब इससे होगा क्या, जब मैं मॉडल बनाऊंगा ना, तो मॉडल बायस हो जाएगा कि भाई जो ये जो क्या बोलते कॉलम है ना इनकम वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं और इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा मुझे, रादर देन एज। एज तो चलो छोटा मोटा है, एज पे कम ध्यान देते हैं, समझ रहे हो? तो कुछ वैसी बात हो जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपन स्केल कर देते हैं, अपन सेम स्केल पे ले आते हैं एज और इनकम को। कैसे ले आते हैं? स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करते हैं या तो मिन मैक्स स्केलर यूज़ करते हैं। ठीक है? उसमें कुछ नहीं होता है, मैथ्स यूज़ करते हैं, एक्स माइनस एक्स मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स अपनी एक्चुअल वैल्यू, मीन अपना हो गया उस कॉलम का मीन। या फिर अपन मिन मैक्स स्केलिंग में क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू और उसमें मतलब फॉर्मूला याद नहीं है मेरे को, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का यूज़ करके अपना जो टोटल कॉलम का अपर और लोअर बाउंड होता है उसको एक फिक्स रेंज में ले आते हैं। तो स्केलिंग में होता है। तो डेटा समझ रहे हो, जब अपन को ऐसा डेटा मिलता है तो सबसे पहले अपन को ये सब दिमाग चलना चाहिए कि यार डेटा एक्चुअली में क्या क्या रोज हैं, क्या क्या कॉलम्स हैं, कुछ नल वैल्यू है क्या, कुछ डुप्लीकेट्स है क्या, सबसे पहले आउटलायर्स हटाने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ अपना फ्लो होता है काम करने का जब अपन को डेटा मिलता है। और कभी कभी होता है कि डेटा होता भी नहीं है, खुद ही बनाओ नहीं, मतलब ढूंढ के लेके आओ, स्क्रैच से, मतलब ढूंढो पहले जाके। तो वो भी चीज़ होती है। तो डेटा क्लीनिंग जब हो जाती है उसके बाद अपन के पास एक डेटा आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, मॉडल बिल्डिंग करेंगे। ठीक है? तो मॉडल बिल्डिंग में क्या होगा, जैसे अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैं मॉडल बना रहा हूँ जिस चीज़ का, वो है क्या, क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है। ओके, रिग्रेशन है, अभी अपन रिग्रेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि तो रिग्रेशन के लिए बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है, सिर्फ लीनियर रिग्रेशन अकेली नहीं होती। लीनियर रिग्रेशन एक सबसे बेसिक एल्गोरिथम है जो अपन यूज़ करते हैं। उसके अलावा रैंडम फॉरेस्ट भी होता है, डिसीजन ट्रीज भी होते हैं, बूस्टिंग एल्गोरिथम, स्टैकिंग, वोटिंग, यहाँ तक कि मतलब एसवीएम भी कहीं ना कहीं केएनएन रिग्रेसर होता है। मतलब समझ रहे हो, ये सारे नाम ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि सिर्फ वही नहीं हो सकता, बहुत सारे और हैं। और सबके पीछे अलग अलग मैथ्स होती है जो यूज़ हो रही है। जैसे इसके पीछे जो मैथ्स मैंने बताई बेसिक, वो इसके पीछे की मैथ्स आप समझ गए। लेकिन हर एक एल्गोरिथम होती है और हर एक की मैथ्स अलग होती है। और ये जो मैं मॉडल्स के नाम बता रहा हूँ, दीज आर नॉट डीप लर्निंग मॉडल, ये सिर्फ मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं। जो एआई जो आप आजकल देख रहे हो उसमें और एडवांस मैथ्स यूज़ होती है और एडवांस मॉडल्स यूज़ होते हैं। जिसमें बेसिक जो नेटवर्क यूज़ होता है वो न्यूरल नेटवर्क का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। समझ रहे हो? तो सबकी मैथमेटिक्स डिफरेंट होती है और सबके, क्योंकि ये सारे क्या हैं, एल्गोरिथम्स हैं, जो भी मॉडल्स हैं। दीज आर जस्ट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वर्किंग टुगेदर टू गिव अस आउटपुट, ऐसा। तो अभी अपन कौन सा यूज़ करने वाले हैं, लीनियर रिग्रेशन यूज़ करने वाले हैं, राइट? तो फ्रॉम आई थिंक यही होता है, मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट लीनियर मॉडल, इंपोर्ट लीनियर। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, जो एरर आएगा उसके हिसाब से देखते हैं। आई थिंक यही होता है, लीनियर रिग्रेशन। ये तो गूगल कर लेंगे, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, गलत आया। कैन यहाँ पे ये होगा फिर। ओके, ये है। हाँ, यही है, ठीक है। तो अपन ने पहले मॉडल, ये अपना मॉडल लोड हो गया, मतलब लोड क्या, इंपोर्ट हो गया। ये जो एसके लर्न है ना, इसको साइकिट लर्न लाइब्रेरी बोलते हैं। इसके अंदर एक लीनियर मॉडल क्लास होती है, जो भी है उसके अंदर लीनियर रिग्रेशन अपना ऑलरेडी जो एल्गोरिथम है वो कोडेड है। समझ रहे हो? ये अपन खुद से भी बना सकते हैं चाहिए तो, क्योंकि इसमें है क्या, बस मैथ्स यूज़ हुई है ना। अपन ने डिफरेंशिएशन यूज़ किया और वो जो एम और बी है, जो ग्रेडियंट डिसेंट है, वो अपन खुद बना सकते हैं। और अपना जो वेट्स है उसको, लॉस फंक्शन को कम कर सकते हैं। वेट्स मतलब एम और सी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है? तो अपन वो चीज़ यूज़ करके अपना खुद का भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि अपन यही यूज़ करें। ठीक है? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मॉडल इजिकल टू लीनियर रिग्रेशन, ये मेरा मॉडल हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ मॉडल डॉट फिट, या फिट करने से पहले एक और चीज़ होती है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, वो भी कर सकते हैं अपन। फ्रॉम एस के लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन,
ठीक है, इसमें क्या होता है, अपन ट्राई क्या कर रहे हैं कि अपन अपने डेटा को ट्रेन ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में ये कर दें, ट्रेन और टेस्ट डेटा में बांट दें। अब ट्रेन और टेस्ट डेटा का कंसेप्ट क्या होता है, ट्रेन डेटा इज बेसिकली जिसमें अपना मॉडल ट्रेन हो रहा है, राइट। ऐसी ऐसी रोज ऐसे कॉलम जो अपन अपने मॉडल को दे रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग डेटा होता है। और जो टेस्टिंग डेटा होता है वो क्या होता है, जिसमें अपन अपने मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं कि वो आउटपुट कैसे दे रहा है, ठीक है। उससे अपन क्या एक्यूरेसी वगैरह निकाल सकते हैं, अपना मॉडल कितना सही है कितना गलत है। क्योंकि अगर अपन ट्रेनिंग डेटा पे ही अपने मॉडल को फिर से टेस्ट करेंगे तो अच्छा ही करेगा, क्योंकि उस पर ही तो वो ट्रेन हुआ है। तो अपन को अनसीन डेटा पे चेक करना होता है कि मॉडल कितना अच्छा वर्क कर रहा है कितना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए टेस्ट डेटा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ठीक है। अपन ने ये लिखा, अब इसमें है क्या, एक्स ट्रेन इज बेसिकली जिस पे अपन ट्रेन करेंगे, एक्स टेस्ट इज बेसिकली जिस पे अपन टेस्ट करेंगे, तो वो चीज़ आ जाती है। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या है, ये जो मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया है मॉडल सिलेक्शन से, ये अब सिलेक्शन की स्पेलिंग गलत है, फिर भी ये सिलेक्शन गलत है ना, नहीं सही है, ठीक है। जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है ये अपन यूज़ करेंगे, तो अपन ने क्या दिया, अपना एक्स दे दिया और अपना वाई दे दिया, ठीक है। और अपन ने दे दिया ट्रेन साइज की, ट्रेनिंग साइज कितनी होगी, ट्रेनिंग साइज अपन ने बोला कि जो भी मेरे ट्रेनिंग डेटा है उसमें से 0.7 जो रोज हैं वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होंगी, या 0.8, यानी कि 80%। और यहाँ पे एक रैंडम स्टेट आता है जो रैंडम एलिमेंट्स लेके रैंडमाइज करता है चीज़ों को, रैंडम समझ रहे हो आप क्या होता है। इसमें एक वो कहाँ गया अपना, मैंने एक्स वो डिलीट कर दिया यार, ठीक है मैं लिख लेता हूँ वापस जल्दी से। एक्स क्या है अपना, और वाई क्या है अपना, एक्स इज बेसिकली डी एफ डॉट ड्रॉप कॉलम्स इक्वल्स टू, ये वाला कॉलम अपन को नहीं चाहिए, राइट, मीडियन इनकम, क्योंकि वो अपन प्रिडिक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। आई होप सिंटेक्स गलत ना हो। और इसमें क्या है, डी एफ ऑफ ये, ठीक है। तो ये अपना मॉडल इज यस, देखें अपन ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज नॉट डिफाइंड, ये चलाया नहीं था क्या मैंने, वही स्पेलिंग गलत थी वही, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, डेटा बस स्प्लिट हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। मॉडल ट्रेन अब कैसे होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है। ये अपन मॉडल फिट कर रहे हैं, ये अपना मॉडल रेडी हो गया है। अब मैं बोल रहा हूँ मॉडल वाई अंडरस्कोर प्रेड इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट क्या चीज़, एक्स टेस्ट। मैं इसको अपना वो नहीं दूंगा, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड मैं पहले लिख लूँ जल्दी से, हाँ। मैं इसको अपना वो नहीं दूंगा वाई टेस्ट, क्यों, क्योंकि वाई टेस्ट ही तो उसको प्रिडिक्ट करना है, तो मैं उसमें कंपैरिजन के लिए यूज़ करूंगा उसको। तो मुझे अगर एक्यूरेसी निकालनी है कि अब ये हो चुका है, मेरा मॉडल रेडी हो गया, उसने प्रिडिक्शंस भी कर दी हैं, ये अनसीन डेटा था, मैंने ट्रेन किस पे किया, एक्स ट्रेन पे और वाई ट्रेन पे, राइट। विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज इनपुट वेरिएबल्स इट वाज एबल टू फॉर्म अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। इंटरनली इसने अपनी एल्गोरिथम यूज़ करी और इसने वो बेस्ट एम और सी निकालने का ट्राई किया है। मैं बता नहीं रहा था जो एम और सी होते हैं जो, अगर अपन चाहें तो अपन उसको देख भी सकते हैं, वो बहुत अजीब सा होता है, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, आई थिंक यही होता है, हाँ। तो ये जो इंटरसेप्ट लिखा ना मैंने, कोई आया है कोई जा गया है, हाँ। तो ये जो इंटरसेप्ट लिखा है ना मैंने, ये वही वैल्यू है सी की जो अपन ने शुरू में देखी थी, याद है। तो इसने ट्रेन करके ये निकाला है कि मेरा इंटरसेप्ट ये होगा। और अगर मैं लिखूँ ना मॉडल डॉट कोएफिशिएंट, यही होता है आई थिंक, हाँ। तो ये सारी उसकी वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू, और ऊपर जो है वो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू है, क्योंकि अपने पास तीन कॉलम थे तो अपनी तीन कोएफिशिएंट्स आए हैं,
एक दो तीन, उसमें एक ही था तो अपने पास एक ही आ रहा था एम। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई, तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बोल सकते हो आप इसको। अगर मैं इसमें सिर्फ एक ही एक्स लेता तो ये सिंगल लीनियर रिग्रेशन होता जिसमें एक ही वैल्यू यूज हो रही है एक्स की। ठीक है, और उसमें कोएफिशिएंट भी क्या होता है, एक ही आता, कोएफिशिएंट यानी कि एम की वैल्यू। तो ये अब मॉडल ने ट्रेन होकर बताया कि ये सारा होगा, तो ये जो अपनी बेस्ट फिट लाइन है ना, इससे अपनी बेस्ट फिट लाइन बनी है। ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स दीज विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब इनको यूज करके वाई की वैल्यू आएगी। तो जो मेरा प्रेडिक्शन है ना, वो ये मॉडल ये सारा प्रेडिक्ट कर रहा है किस किस वैल्यूज पे, एक्स टेस्ट पे, जो कि अनसीन डेटा था। ठीक है, अब अगर मुझे एक्यूरेसी फाइंड करनी है मॉडल की, कि मेरा मॉडल कितना एक्यूरेट है, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट, एक्यूरेसी होता है कि एक बार देखना, तो शायद होता नहीं है वैसे, इसमें R2 स्कोर होता है आई थिंक। वाई टेस्ट एंड वाई प्राइड देखें, कंटिन्यूस इज नॉट सपोर्टेड, हाँ वही। हम्म, तो ये बहुत ही बेकार आया, क्योंकि अभी मैंने कुछ वो ट्रेनिंग में स्केलिंग वगैरह कुछ नहीं करी, और ये डेटा भी थोड़ा अजीब ही है, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी मेरी जो एक्यूरेसी आ रही है वो 31% आ रही है। इट शुड बी अराउंड 90, 80 to 90% होना चाहिए, 75 के ऊपर एटलीस्ट। तो मेरा मॉडल with the help of these coefficients and with the help of this intercept and with this these inputs, वो इतना प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि वो 31% टाइम सही है, या फिर इट इज़ एबल टू एक्सप्लेन 31% ऑफ वेरिएशन बोल सकते हो आप इन वाई, विद द हेल्प ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक्स है। तो ये अपना पूरा मॉडल रेडी हो गया है। अब अगर अपन इसको प्रेडिक्ट करवाना चाहें तो अपन, मतलब इसमें अपन ने प्रेडिक्ट ही करवाया है, जो ये अपन ने एक्स टेस्ट यूज़ किया है, इसके इसमें अपन ने प्रेडिक्ट ही करवाया है। उसमें मतलब एक्स टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो एक्स टेस्ट, एक्स टेस्ट में क्या है, हाउसिंग मीडियन एज है, टोटल रूम्स है और टोटल बेडरूम्स है। समझ रहे हो? अगर मैं ये बोलूँ एक्स टेस्ट ऑफ थर्ड, की एरर क्यों आ रहा है, अच्छा आई लॉग यूज़ करना पड़ेगा राइट। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, 2266, थर्ड कॉलम दे दिया ना इसने, ज़ीरो और सारे कॉलम। ज़ीरो का मतलब ज़ीरो रो, और ये होता है ना कि सारे कॉलम, ये किसी को पता है क्या? एक्स्ट्रा टाइप मेरे को, मतलब एक रो चाहिए सिर्फ, इसको देखूँ यहाँ पे डाल के, आई लॉक और लॉक टेस्ट एंड इंडेक्स नंबर में भी गलत दे रहा है। ये पता है किसी को आई लॉक और लॉक वाला? ओके ओके, बस मैं बेसिकली मेरे को एक रो चाहिए, और मैं एक रो का प्रेडिक्शन निकालना चाह रहा हूँ, इतना सा मुझे करना है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे मुझे ये वाली रो का निकालना है फॉर एग्जांपल, जिसकी मीडियन एज 9 है, टोटल रूम्स 4838 हैं और टोटल बेडरूम इतने हैं, तो इसकी मीडियन इनकम कितनी होगी, है ना? मुझे वो निकालना है सिर्फ एक का, या फिर किसी का भी, कोई भी एक रो हो सकती है, एक्स टेस्ट डॉट आई लॉक रो नंबर, और चैट जीपीटी कर लेते फटाक से, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। आई वांट वन रो फ्रॉम एक्स टेस्ट, कुड यू क्लैरिफाई व्हाट यू मीन बाय वन रो फ्रॉम एक्स, अरे यार, एक्स टेस्ट डेटा सेट पांडास, ये वही आई लॉक ही तो यूज़ किया इसने। आ, मैंने भी ये लिखा था ना शायद। तो ये तीन क्यों दे रहा है, अच्छा ये ऐसे दे रहा है। ओके, इस पे शायद प्रेडिक्ट होगा नहीं, समझ गया मैं। कौन सा? नहीं नहीं, ये तो आया था, लेकिन ये कॉलम वाइज में दे रहा है, समझ रहे हो, मेरे को ऐसे चाहिए था रो वाइज में। हाँ ये वही देखो गलत दे रहा है ये,
आई नीड इट रो वाइज। आंसर तो यही आया था मेरा, बट मेरे को रो में चाहिए, कॉलम दे रहा है वो शायद शेप चेंज करेगा। फॉर इंडेक्स को माई आइटर रोज, ऐसे करना पड़ेगा क्या? डीएम, चलो जो भी है छोड़ो, नहीं हो रहा, जाने दो। बट बेसिक तुम समझ गए ना कि वो क्या करना चाह रहा है। वो रोज उठा रहा है यहाँ से और प्रिडिक्शंस कर रहा है मीडियन वैल्यूज़ की। ये देख रहे हो बीच में डॉट डॉट है, यानी कि बहुत सारी रोज यूज़ कर रहा है। ये अगर मैं करूँ तो एक्स्ट्रा डॉट हेड और वन, हाँ ये रहा। तो ये फर्स्ट वाले एक्स टेस्ट में से उन तीनों वैल्यूज़ को उसने यूज़ किया और अपन को एक प्रिडिक्शन दे दी फॉर मीडियन वैल्यू, मीडियन इनकम। समझ रहे हो, जैसे ये मीडियन इनकम की दे रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ एक्स टेस्ट ऑफ हेड ऑफ वन, मैं अगर ये इसको लिखूँ यहाँ पे, तो ये क्या बोल रहा है कि हाउसिंग मीडियन जिसकी 9 है, टोटल रूम्स जिसके पास 4,838 हैं और जिसके बेडरूम्स 920 हैं, उसकी मीडियन इनकम होगी 4.4। ये बोलना चाह रहा है वो। समझ रहे हो, ये अपना मॉडल बोल रहा है। तो ये अपना एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बन गया सिंपली। और ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं जो मैंने आपको बताई। आप सारे मॉडल्स बना सकते हो, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं मैथ्स यूज़ हो रही है। और जैसे वो मैंने बताया ना, डिफरेंशिएशन वगैरह यूज़ हुआ। तो जनरली इंटरव्यू में ये सभी पूछे जाते हैं। आपको मॉडल नहीं बनाना पड़ेगा कहीं पे बैठ के। आपको मॉडल घर पे बनाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी अलग अलग मॉडल्स बना बना के। और आपको ये कहीं ना कहीं मैथ्स पूछेंगे वो, कि इसमें ऐसा क्यों होता है, उसमें ऐसा क्यों होता है, ग्रेडियंट डिसेंट में ऐसा क्या होता है। समझ रहे हो, लोकल मिनिमा का प्रॉब अभी जैसे, अगर एक एग्जांपल लो, ये लास्ट है फिर बस के बाद भले जा सकते हो गाइस। तो मैंने बोला अगर मेरा जो लॉस फंक्शन है वो कुछ ऐसा हो, तो इतना तो बेकार नहीं होगा, बट हाँ कुछ मतलब इस तरीके से हो। मैथ्स वाले बंदे को पता होगा ये कॉन्वेक्स फंक्शन और नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन का कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि वी हैव मोर देन वन मिनिमा। समझ रहे हो, ये एक पॉइंट था, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसा कुछ बना दिया होता तो थोड़ा दिक्कत होती है मॉडल को फाइंड करने में। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली इंटरव्यू में, रादर देन यू हैव टू बिल्ड पूरा मॉडल बना के दिखाओ। ऐसा तो मैं गूगल को लैब खोल के दे दिया ऐसा कभी नहीं होता है कि बना के। लेकिन ये सब आना चाहिए, सब कुछ जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स किए हैं। ठीक है, और ये सारे बहुत, ये एकदम बेसिक स्टेप्स हैं, कुछ भी नहीं है। इसके में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी होती है, के क्रॉस वैलिडेशन, ग्रिड सर्च सीवी, उस सब में क्या होता है कि अपन अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं चीज़ों के। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही भाई लोग, अब कुछ आपको पूछना हो तो पूछ लो। एनी डाउट फॉर यू, आई एम हेयर। हाँ, पागल हो गया भाई यार, मैं तो मस्ती में पड़ा मस्ती में आ गया था ऐसे ही। मज़ा आ गया, सच बताओ। थैंक यू भाई।